कैसी हो रश्मि? कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। ये नंबर भी फ्लैश नहीं हो रहा होगा। रश्मि चौधरी कभी ढूंढ नहीं पाओगी मुझे। तुमने मुझे धमकी देने के लिए फोन किया है? नहीं, धमकी नहीं, शुभचिंतक हूं तुम्हारा। बस एक फरिश्ता समझ लो। ये जो तुम अपने लैपटॉप पे तस्वीरें देख रही हो ना, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कर रही हूँ? मुझे सब पता है। कहने को तुम एनजीओ वाली समाज सेविका हो, पर हर इंसान की तरह तरक्की की सीढ़ी चढ़ना चाहती हो। और तुम मुझे खरीदना चाहते हो। अब तुम वो सेठ की फैक्ट्री में वो क्या कहते हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर लिया। तस्वीरें ले ली चोरी छुपकर। चलो कोई नहीं, तुम जीती, सेठ हारे। अब सेठ की हार कबूल करो और अपना अमाउंट बोल दो, लेकिन हाँ, थोड़ा सोच समझ कर। मुंह उतना ही खोलना जितने में दोनों का फायदा हो। थक गया है अपनी बीवी से। दरअसल थक गया है कहना बहुत कम होगा, बल्कि अब उसकी बीवी उसके लिए बर्दाश्त के हद से बाहर हो गई है। ये शादी अब उसके लिए सिर्फ टॉर्चर है। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई है। ये औरत खुद से उसके जीवन से नहीं निकलने वाली। उसे उसको निकालना होगा, और उसका एक ही तरीका है, उसे अपनी बीवी का मर्डर करना होगा। अब यहां से पूरी कहानी परफेक्ट मर्डर के प्लानिंग के बारे में है। और हाँ, हम कोई सोशल मैसेज नहीं दे रहे, क्राइम नेवर पेज वगैरह। हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये कैरेक्टर अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करता है। आशीष, इस कैरेक्टर को निभाने और समझने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों भाई? क्योंकि इस अजय के कैरेक्टर को खुद से जोड़ पा रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है मानो इस अजय के कैरेक्टर के नस नस से वाकिफ हूँ मैं। बॉस, मुझसे बेहतर इस रोल को कोई कर ही नहीं सकता। थैंक्स। और सुन, चूंकि तू मेरा दोस्त है इसलिए खुल के बता रहा हूँ, अपना बिल्कुल ना के बराबर बजट है। कोई बात नहीं आशीष, बजट नहीं होगा तो भी मैं इस रोल को करूँगा, क्योंकि ये रोल तो लिखा गया ही मेरे लिए। थैंक्स। अच्छा सुन, फीमेल लीड के लिए तू गायत्री को मना लेगा? वाइफ के लिए? हाँ यार, प्रोजेक्ट को वेटेज मिलेगा। और वैसे भी आजकल टीवी पे छाई हुई है तेरी। अरे नहीं यार, वाइफ के रोल के लिए नहीं। उसका मर्डर मैं कैसे कर सकता हूँ? एक परफेक्ट जुर्म की पटकथा लिखी गई थी। एक परफेक्ट जुर्म को अंजाम दिया जाने वाला था। सारे किरदारों को एक जैकपॉट की ख्वाहिश थी, एक ऐसा जैकपॉट जो उन्हें अपनी मंजिलें दिलाता, और वो भी जल्दी। The number you have called is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। रश्मि दीदी, कहाँ हो तुम? कौन से सीक्रेट ऑपरेशन में लगी हुई हो? फोन करो ना, बात करनी है। तुम मुंबई आ रही हो क्या? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. हेलो जीजू, मैं खुशबू बोल रही हूँ। सबसे पहली बात खुशबू, तुम मुझे जीजू बुलाना बंद करो। अब मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ। हाँ ओके, सॉरी। निखिल, आपको पता है दीदी कहाँ है? मुझे क्यों आइडिया होगा कि तुम्हारी रश्मि दीदी कहाँ है और वो कहाँ गई है, जान के भी मैं करूँगा क्या? तुम शायद भूल रही हो कि 3 साल हो गया तुम्हारी रश्मि दीदी को और मुझे अलग होके, तो उसके ठिकानों के बारे में मुझे कैसे पता होगा? वो क्या है ना जी निखिल, 4 दिन से दीदी का फोन नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूं? प्रताड़ित एक्स हस्बैंड हूं उसका सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूं मैं, समझी? हेलो जयदेव अंकल, खुशबू बोल रही हूँ। हाँ खुशबू बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। रश्मि दी कहाँ है? रश्मि? मुझे नहीं पता बेटा रश्मि कहाँ है। अंकल, वो आपकी किराएदार है। किराएदार थी बेटा, लेकिन वो कुछ दिन पहले ही मकान खाली करके चली गई। उसके साथ सेटलमेंट हो गई, फाइनल डील भी हो गई। मैंने जो उसे फाइनल ऑफर दिया था वो उसने मान लिया और मकान खाली करके चली गई। ऐसे कैसे? दीदी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और मकान खाली कर दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? ये तुम्हारे और तुम्हारे रश्मि दीदी के बीच की बात है। रश्मि चौधरी उम्र 29, कहाँ चली गई थी, कहाँ थी इस वक्त, ये उसके इर्द गिर्द किसी को पता नहीं था। अपनी बहन का पता लगाने रश्मि की छोटी बहन खुशबू चौधरी
मुंबई से लखनऊ पहुंची। 20 जुलाई का मेल है तुम्हारी दीदी का। मुझसे मकान मालिक जयदेव भल्ला के खिलाफ केस वापस लेने के लिए कहा। हाय आशुतोष, मेरी जयदेव भल्ला के साथ फाइनली सेटलमेंट हो गई है, तो तुम प्लीज तुरंत केस वापस लेने की अर्जी डाल दो। मैं तुम्हारी फीस आज ही तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ। अगले हफ्ते की डेट मिली अर्जी डालने के लिए। आशुतोष जी, पर रश्मि दीदी कहाँ पर है? मुझे भी नहीं पता खुशबू, कब से उसका फोन ही बंद आ रहा है। मैंने तो उसके एनजीओ के बॉस विक्रम से भी बात की, उन्हें भी कोई आइडिया नहीं। उन्हें रश्मि ने एक मेल किया बस कि कुछ काम से कहीं जा रही है, कुछ समय के लिए कांटेक्ट में नहीं रहेगी। और दीदी ने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है। दरअसल जयदेव जी के साथ जो सेटलमेंट हुई ना उसकी, वो रश्मि के बॉस विक्रम के थ्रू ही हुई थी। ये रहा रश्मि का ईमेल। हे विक्रम, कुछ बड़ा हाथ लगा है। बड़ा मतलब बहुत बड़ा। अभी ज्यादा नहीं बता सकती। मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। इसमें अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। फ्री होकर सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगी। 20 जुलाई को ये ईमेल मेरे पास आया। इसे मिलते मैंने रश्मि को फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद हो चुका था। तुम तो जानती हो अपनी बहन को, कैसे किसी काम के सिलसिले में जब भी कहीं जाती है हफ्तों गायब रहती है। लेकिन खुशबू, एक बात तो तय है कि 20 जुलाई को उसने जयदेव भल्ला का मकान खाली कर दिया था। अगर 20 तारीख को दीदी ने जयदेव अंकल का मकान खाली किया तो उसके बाद वो कहाँ रह रही थी? और 23 को मैंने उन्हें फोन किया, उनका फोन बंद आ रहा था। घर खाली करने के बाद वो डायरेक्टली ऑपरेशन पे तो नहीं गई होंगी। उनका सारा सामान कहाँ है? अब खुशबू, ये तो मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि फोन बंद था उसका। दीदी का जयदेव अंकल के साथ अचानक सेटलमेंट कैसे हो गया? कुछ अजीब सा लग रहा है। निखिल को नहीं पता दीदी कहाँ है, आपको नहीं पता दीदी कहाँ है, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो उसकी बहन हो। जब उसने तुम्हें तो कुछ नहीं बताया तो बाकी किसी को बताने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रश्मि चौधरी का कुछ पता नहीं चल रहा था और उसकी छोटी बहन खुशबू चौधरी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी रश्मि दीदी बिना उसे बताए ऐसे कहीं जा सकती है। खुशबू को शक हुआ कि या तो उसकी बहन का अपहरण हुआ है या फिर उसे जबरन कहीं रोका गया है। रश्मि के इर्द गिर्द कुछ बातें थीं जिनकी वजह से उसके लापता होने पर खुशबू को कुछ खटकने लगा था। खुशबू, तुम्हारी बहन रश्मि ने 20 जुलाई को 2 ईमेल्स भेजे, एक अपने लॉयर आशुतोष को और दूसरा अपने बॉस विक्रम सहगल को। दोनों मेल अपनी आईडी से भेजे। तुम्हें लगता है दोनों फर्जी हैं? ईमेल्स फर्जी हो सकते हैं क्योंकि सर, मैं अपनी रश्मि दीदी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हम दोनों बहनें बहुत क्लोज हैं और इस तरह फोन बंद करके कहीं चले जाना, वो भी मुझे बिना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मकान मालिक जयदेव भल्ला ने बताया कि तुम्हारी बहन सारा सामान लेके घर खाली करके कहीं चली गई। अगर मकान खाली किया तो कहाँ गई, और वो भी मुझे बिना बताए? ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकती। रश्मि पिछले 2 सालों से मेरे मकान नंबर 12 में किराए पर रह रही थी। बगल में मेरे 3 और मकान हैं, वो भी किराए पे थे। तीनों ने पैसे लिए और खाली कर दिए, लेकिन रश्मि की मांग कुछ ज्यादा ही थी, वो खाली कर ही नहीं रही थी। मैं तुम्हारा यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ रश्मि। मैंने बोला था ना जयदीप जी आपसे कि शायद मैं लेट हो जाऊंगी, आप ही जल्दी आ गए। पानी? नहीं, 20 लाख, सिर्फ और सिर्फ 20 लाख। मैं तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ, इससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। जयदेव जी, आपके चारों मकानों पर बिल्डर कम से कम 6 फ्लोर की 2 बिल्डिंग्स बनाएगा और उसने आपको पूरे 60 करोड़ ऑफर किए। गलत बोल रही हूँ? गलत कर रही हो तुम रश्मि, जो खाली नहीं कर रही हो। बाकी तीनों कैसे मान गए 20 में? और मुझे जितने भी पैसे मिले उससे तुम्हें क्या? जमीन मेरी है, तुम सिर्फ किराएदार हो। ये जो आप मेरी जमीनें बोल रहे हैं ना, सीना चौड़ा करके जयदेव जी, मैं उसकी बाल की खाल करके निकाल सकती हूँ कि जमीनें हासिल करने में आपने कितनी मुट्ठियां गर्म की। सोशल वर्कर समझ के मैंने तुम्हें मकान किराए पे दिया था, पक्का कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं बनाया, और अब तुम मुझे धोखा दे रही हो। कैसा धोखा? सोशल वर्कर है तो क्या हवा में सोएंगे? 1 करोड़ तो मांग रही हो। हाँ कहिए, अभी साइन करते। फिर वही 1 करोड़? तुम गलत कर रही हो रश्मि। जयदेव जी, आपके बाकी सारे मकानों का डील सस्ते में हो गया, आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े। मैं तो बस थोड़ा सा ज्यादा मांग रही हूँ, आपके 60 करोड़ में से 1 करोड़। 59 तो फिर भी आपके पास है ना। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ धोखा कर रही हूँ। पूरे 1 साल तक रश्मि ने कोर्ट के चक्कर कटवाए मुझे। मैंने कई बार उसके वकील आशुतोष और उसके एनजीओ के बॉस विक्रम से कहा कि सेटलमेंट करवा दे। आखिरकार विक्रम जी ने कुछ 45 लाख में सेटलमेंट करवा दी। तब जाकर उसने सिविल केस वापस लिया, पैसे लिए और मकान खाली कर दिया। 45 लाख?
आपने दीदी को 45 लाख दिए और दीदी ने मुझे ये बताया तक नहीं और यूं ही कहीं चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम और तुम्हारी दीदी एक दूसरे को क्या बताती है क्या नहीं बताती है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं सर, मेरा सारा पेपर वर्क तैयार है। चाबी हैंड ओवर की रश्मि ने? इतनी तमीज कहाँ रश्मि में सर। मैं 20 तारीख को पूछने गया था उसे कि चाबी कब दे रही है। जयदेव जी, चाबियां मैंने रख दी हैं और मैंने पूरा मकान खाली कर दिया है। अपना सारा सामान लेके जा रही हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट जयदेव जी। अब आप ही बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा वो लड़की कहाँ चली गई? उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं हुआ उसे फोन करने का। सोचा चलो अच्छा हुआ भला टल गई। सर, दीदी ने इनको चिट्ठी भेजी, आशुतोष जी और विक्रम जी को ईमेल्स भेजे, लेकिन मुझे एक सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज तक नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? जब मिलेगी तो पूछ लेना अपनी दीदी से, मुझे पूछने से क्या फायदा। लेकिन मेरी बहन कहाँ है? जयदेव जी, घर की चाबी दीजिए, हमें तलाशी लेनी। हाँ मैम, जयदेव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 17 जुलाई को उन्होंने मुझे 45 लाख कैश दिए थे, जो मैंने उसी दिन रश्मि को दे दिए थे। लेकिन विक्रम जी आपके थ्रू क्यों? जयदेव भल्ला ने कैश डायरेक्टली रश्मि को क्यों नहीं दिया? मैम, जयदेव जी रश्मि से बहुत चिढ़े हुए थे, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। रश्मि ने पूरे 1 साल तक उनको कोर्ट के चक्कर कटवाए थे। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने रश्मि को समझाया और 45 लाख में मनाया था। ये रहे तुम्हारे 45 लाख, गिन लो। विक्रम, मेरे वकील आशुतोष से ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम पे। वो तो मुझे 25 पे सेटल करने के लिए कह रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से कम इतने तो मिले मुझे। लेकिन अगर मैं अड़ी बैठी रहती ना, तो उसे मुझे 1 करोड़ तो देने पड़ते। अगर तुम अड़ी रहती ना, तो तुम केस हार जाती। तुम्हारे एडवोकेट ने भी यही बताया था ना तुम्हें? हाँ, बताया था। फिर मैं हाई कोर्ट पे अपील करती, लेकिन छोड़ती नहीं। मैंने उसे 45 लाख दे दिए। फिर 2 दिन के बाद उसने मुझे बताया कि उसे रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिली है, वो वहाँ शिफ्ट हो रही है। मैंने उसे डिटेल्स पूछी तो उसने मुझे बोला कि ऑफिस में आके बताएगी। बस उसके बाद उसका ये मेल आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हाथ में लगा है। मैंने जानने की कोशिश भी की, लेकिन तब से उसका फ़ोन बंद है। बहुत बड़ा कुछ हाथ लगा है, मतलब एनजीओ से रिलेटेड? हो सकता है मैम। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारा एनजीओ समाज से जुड़े काम तो करता ही है, साथ में हम लोग बचाव यानी रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करते हैं। मतलब ट्रैफिकिंग? जी, ट्रैफिकिंग, बाल मजदूरी। मैम, पिछले साल हमें ये 2 अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन अपने बहन को बिना बताए ऐसे रश्मि जा कहाँ सकती है? मैम, सच कहूँ तो मुझे भी बात काफ़ी अजीब लग रही है। मैं इन दोनों बहनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनके पेरेंट्स तो बचपन में ही गुजर गए थे। रश्मि ने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी करी थी और उसके बाद खुशबू को भी पढ़ाया था। तो रश्मि इतनी बड़ी बात खुशबू को ना बताए और कहीं चली जाए, ये हो नहीं सकता मैम। रश्मि के फोन की लास्ट लोकेशन उसी के एरिया गिरिधर नगर की थी, जहाँ 20 जुलाई 2017 को उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसने किसी स्टेट एजेंट या ब्रोकर को कॉल्स किए थे? सर, मैंने पिछले महीने के सारे कॉल स्कैन किए, लेकिन उसमें किसी ब्रोकर या एजेंट को कॉल नहीं किए गए। दरअसल सारे कॉल्स या तो वकील आशुतोष, विक्रम या खुद के बहन को किए गए थे। लेकिन सर, इसमें एक नंबर है 444891-351, जिस पर 2 जुलाई को बात हुई थी। ये नंबर निखिल आचार्य का है। उसका मर्डर मैं कैसे कर सकता हूँ? रश्मि का हस्बैंड जो मुंबई में रहता है। रश्मि का हस्बैंड? लेकिन खुशबू ने तो हस्बैंड के बारे में कुछ बताया ही नहीं। सर, 3 साल पहले अलग हुए थे और रश्मि ने इसे भी कोर्ट तक घसीटा था। घरेलू हिंसा का केस किया था इसके खिलाफ। दैट्स राइट मैम, रश्मि का केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। मैंने उसे समझाने की कितनी कोशिश की कि केस विड्रॉ करो, आगे बढ़ो, जितना मिल रहा है उसमें मान जाओ, लेकिन नहीं। अब केस लंबा खिंचा और पता चला कि बिल्डर ही पीछे हट गया, तो 20 भी नहीं मिलेगा। मैं तो 25 दिलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रश्मि का बॉस विक्रम, उसने अच्छी डील करा दी और केस वापस हो गया। और ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस उसके हस्बैंड के खिलाफ 3 साल से चल रहा है। अब शांति और समझदारी से अलग नहीं हुए रश्मि और निखिल। मैंने कहा भूल जाओ, लेकिन लोग भुला ही नहीं पाते। रश्मि भूलने को तैयार ही नहीं है।
वो कहती है कि अगर मैंने केस वापस ले लिया तो उन तमाम औरतों का क्या होगा जो केस लड़ ही नहीं पाती हैं। इसीलिए वो अपने पति निखिल के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस वापस नहीं ले रही है। एक केस खत्म हुआ और साथ में मिला कैश, और दूसरा केस अभी भी लड़ रही है अपने सेपरेटेड हस्बैंड के खिलाफ। सर कितनी अजीब बात है, ये रश्मि अचानक से गायब हो जाती है किसी को बिना बताए, वो भी 45 लाख मिलने के बाद। सुप्रिया, हो सकता है खुद से गायब ना हुई, किसी ने शातिर प्लानिंग के तहत गायब कराया। ऐसा लगता है उसकी पत्नी गायब नहीं हुई है, वो खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। उसने लोगों को तैयार कर लिया है तो वो ये कहेंगे कि कुछ गड़बड़ नहीं है। आखिर पुलिस भी तो कुछ साबित नहीं कर पाती, पर पुलिस लगी रहती है, कहती है बहुत ही बारीक प्लानिंग हुई है, एक परफेक्ट क्राइम की कोशिश हुई। सर खुशबू ने ये मिसिंग वाले इश्तिहार दिया है अखबार में। उसने सुबह कॉल किया था और उसका कहना है कि उसे डाउट है कि रश्मि के साथ कहीं कुछ गलत हुआ है। लेकिन इस डाउट को टटोलने के लिए हमारे पास कोई सुराग भी नहीं। कुछ तो हुआ है। एक सोशल वर्कर का इस तरह अचानक गायब हो जाना या अंडरग्राउंड होना, क्या वजह हो सकती है? मैंने और मेरे बंदों ने लखनऊ के सभी छोटे बड़े ब्रोकर्स को कांटेक्ट किया, लेकिन किसी के पास भी इस रश्मि चौधरी का ना फोन आया ना कुछ। 45 लाख कैश था उसके पास, छोटी रकम नहीं होती। और खुद से गायब होने की कोई वजह भी तो नहीं थी। और अगर कुछ है भी तो फोन रिकॉर्ड्स में दिख नहीं रहा। मुझे दो बातें समझ में आ रही हैं। पहला तो रोकड़ा कि किसी ने 45 लाख रुपए के लिए इसे गायब कर दिया और मारवार भी डाला, और दूसरा कारण हो सकता है बदला, कि किसी का नुकसान करवाया हो इस एनजीओ मैडम ने। बंदे ने बदला लेने के लिए गायब करवा दिया, मारवार भी डाला। लेकिन उसने लोगों से कहा कि उसे दूसरा मकान मिल गया है, वो शिफ्ट हो रही है। मकान खाली हुआ है मतलब सामान निकला है, पर निकला है तो कब, कैसे और गया कहाँ? रश्मि का पति निखिल आचार्य जो मुंबई में रहता है। घरेलू हिंसा का केस ठोक रखा है उसको, क्या उसने कुछ किया? हाँ साहब, वैसे भी कोर्ट केस से छुटकारा पाने के लिए बंदे क्या क्या नहीं करते। मैं काम करता हूँ, मैं अपने अलग अलग बंदों को अलग अलग जगह भेज देता हूँ और आपके कहे हुए हर एंगल पे उन्हें लगा देता हूँ। हाँ, लेकिन पहले ये मकान मालिक गैदे भल्ला और एनजीओ को टटोलते। हाँ मैं जानता हूँ उस औरत रश्मि चौधरी को, तो मुझे ये भी पता है कि वो कहीं गायब हो गई है। उस औरत रश्मि चौधरी पत्नी है आपकी? थी, हम अलग हो चुके हैं। डिवोर्स नहीं हुआ है अब तक आपका। ऊपर से उसने केस किया है आपके खिलाफ, और हमें ऐसे लगता है उसके साथ कहीं कुछ हुआ है। कुछ हुआ मतलब? मर्डर? मैंने कहा कुछ हुआ है, मर्डर तो आप कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं मिस्टर निखिल आचार्य? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बात ही इसी तरह से की। एक काम करिए, जल्द से जल्द लखनऊ आ जाइए। बात आपको करनी है, या तो फोन कीजिए या तो मुंबई आइए। आप खुद चुपचाप चले आएंगे या मुंबई पुलिस से उठवाए आपको? अरे सर, सर सर ऑफिस खोला तो ये हाल मिला इधर। सर वो वहां पर खिड़की भी टूटी है सर, लगता है वहीं से वो आए थे। सीसीटीवी वायर काट दी गई है सर। टीवीआर का सारा फुटेज है सर। मैं तो बोलता हूँ जल्दी से पुलिस को फोन करते हैं। मुझे लगता है ये जो कुछ भी हुआ है ना, रश्मि से जुड़ा हुआ है। रश्मि से? जी जयदेव जी बोलिए। मैंने पूरी ईमानदारी से आपको 45 लाख रुपए दिए थे रश्मि को देने के लिए। इसके बावजूद भी सारी दुनिया मुझे फोन करके पूछ रही है उसके बारे में। बिल्डर भी पूछ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। देखिए विक्रम जी, अभी मुझे परेशान मत करिए। मैंने आपके और रश्मि के बीच में सिर्फ बातचीत करवाई थी, आगे खुद हैंडल करिए आप। हाँ लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए विक्रम। सर आप मेरी बात सुनिए, मैं अभी अपने ऑफिस में आया, मेरे ऑफिस में चोरी हुई है। प्लीज मेरी बात समझिए, मुझे अभी परेशान मत कीजिए।
खुशबू, तहकीकात चल रही है, हम खाली हाथ नहीं बैठे। हमें भी लगता है कुछ सीरियस हुआ है। सीरियस मतलब सर? खुशबू अभी पक्का नहीं है, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हर पहलू में तहकीकात जारी है। हमने सभी पुलिस स्टेशन में खबर भिजवाई है कि पिछले 1 महीने में जितनी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली हैं उनकी डिटेल्स हमसे शेयर करें। ये सब बहुत अजीब है। पिछले 1 साल से मेरी दीदी उस मकान के लिए लड़ रही थी और फिर 45 लाख में मान गई और फिर बिना किसी से कुछ बताए, किसी से कुछ कहे अचानक मकान छोड़कर चली गई। सर ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हारी बात सही है, पर 45 लाख भी बड़ी रकम होती है, तो कुछ तो गड़बड़ हुई। अब या तो ये केस पैसों की हेराफेरी का है, या फिर हो सकता है तुम्हारी दीदी से किसी की कोई दुश्मनी रही हो एनजीओ को कामों को लेकर। हम सबसे पूछताछ कर रहे हैं, पर पूछताछ एक पॉइंट तक ही हो सकती है। कोई सुराग हो, कोई सबूत हो, तो ही बात आगे बढ़ सकती है। वैसे हमने निखिल आचार्य को बुलाया लखनऊ। निखिल? ओह माय गॉड। क्या हो खुशबू, कुछ जानती हो? सर मैंने निखिल को कॉल किया था मेरी दीदी के बारे में पूछने के लिए कि शायद उन्हें कुछ पता हो, लेकिन बहुत ही रूडली बात की उन्होंने मुझसे। मेरे किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया उन्होंने। खुशबू, तुम्हारी दीदी का सेपरेटेड हस्बैंड निखिल आचार्य आदमी कैसा? तुम्हें लगता है वो कुछ कर सकता है? सर कौन क्या कर सकता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि मेरी दीदी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। जावेद भाई। नीलेश बोल भाई, क्या खबर है? ये रश्मि चौधरी जो है ये समाज सेवा में थी। अबे तुम मुझे बता रहा हो क्या थी? ये बता कहाँ है? कानपुर। कानपुर में है? अरे नहीं, कानपुर में प्रकाश सेठ है, एक चूड़ियों का छोटा सा कारखाना है उसका। छह महीने पहले तक उसके कारखाने में बच्चे काम करते थे, काफी सारे थे। 6 महीने पहले छापा पड़ा वहाँ? उससे पहले प्रकाश ने खुद सारे बच्चों को वहां से हटा दिया। ये रश्मि जिस एनजीओ के लिए काम करती है वो लोग बाल मजदूरी के खिलाफ कुछ तो करते हैं और बच्चों के तस्करी के खिलाफ भी। वही तो इस रश्मि का कुछ कनेक्शन था जिसकी वजह से प्रकाश सेठ ने बच्चों को निकाल दिया। रश्मि ने कुछ किया? क्या किया वो मालूम नहीं, लेकिन पक्का वो शामिल थी, क्योंकि कई लोगों का नुकसान किया है इस रश्मि मैडम ने। तो इस प्रकाश सेठ का भी काफी नुकसान हुआ होगा और उसी ने इस रश्मि के साथ कुछ कर दिया होगा। ये प्रकाश को देखना बनता है जावेद भाई। तो अब सीधे लग जाए ये पता लगाने में किस प्रकाश सेठ ने किसे सुपारी दी और लाश को कहाँ ठिकाने लगाया। क्या खबरी जावेद का शक सही था? क्या रश्मि का कत्ल हो गया था और उसकी लाश ठिकाने लगा दी गई थी? क्या उसके कत्ल का कारण था उसका काम जिसमें गैर कानूनी बाल मजदूरी से बच्चों को बचाया जाता था, या फिर मर्डर का कारण कुछ और ही था, कोई पर्सनल एंगल? इस जुर्म की कहानी लिखने वाले ने बहुत मेहनत की थी, कोई गुंजाइश नहीं रहने दी थी कि जिससे रश्मि के गायब होने का रहस्य खुल जाए। क्या आप लोगों के पास ऐसे कोई इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से ये चोरी हुई हो? मैम हमारे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ का खुलासा करते हैं, जैसे बच्चों की तस्करी, चाइल्ड लेबर। अभी इस वक्त ऐसे कौन से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? मैम सच कहूँ तो अभी तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। दरअसल मैम जैसे ही मैंने ऑफिस की हालत देखी, सबसे पहले रश्मि के उस मेल का ख्याल आया। हाय विक्रम, कुछ बड़ा हाथ लगा है। बड़ा मतलब बहुत बड़ा, अभी ज़्यादा नहीं बता सकते, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, इसीलिए कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊँगी, लेकिन फ्री होकर सबसे पहले तुम्हें ही फ़ोन करूँगी। थैंक्स रश्मि। तो आपको ऐसे लगता है कि ये चोरी रश्मि के किसी ऑपरेशन से जुड़ी हो सकती है? जी। लेकिन आपने अभी कहा कि आपको ऐसे ऑपरेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ नहीं पता मैडम, दरअसल रश्मि के काम करने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है, हमें ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद ही पता चलता है। मैम रश्मि इस समय मिसिंग है और वो बहुत रिस्क लेती है। हो सकता है चोरी करने वाले को लगा हो कि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या सबूत रश्मि ने यहाँ छोड़े हो। ये चोरी करवाने वाला प्रकाश सेठ हो सकता है, कानपुर का प्रकाश सेठ। प्रकाश सेठ? हाँ मैम, 6-7 महीने पुराना केस है, चूड़ियों की फैक्ट्री है उसकी, रश्मि ने मुझे फोटोज भी दिखाई। और हर यूनिट में भर भर के बच्चे हैं, पूरे इंडिया से पक्का बहुत सारे बच्चे अगवा किए गए होंगे। गुड जॉब। एक काम करते हैं, पुलिस को बताते हैं और रेड करवाते हैं। नहीं विक्रम अभी नहीं, मैं और भी यूनिट्स की जानकारी और ऐसे सबूत इकट्ठा कर रही हूँ, फिर एक साथ सब पे छापा डलवाते हैं। अभी कुछ किया तो बाकी यूनिट्स में बच्चों को कहीं छुपा देंगे।
और रश्मि तुम गरम प्रूफ लेकर आई हो अभी। अगर बाद में लेट हो गया, बात लीक हो गई तो? मैं और भी चीजें पता लगा रही हूँ। मुझे सबके सबको अंदर करवाना है। अरे जानवरों जैसा काम करवाते हैं बच्चों से। देखो तुम फिक्र मत करो, देर नहीं होगी और कुछ लीक भी नहीं होगा। पर यह बात लीक हो गई कि रश्मि ने उन पे स्टिंग किया है और रेड पड़ने से पहले रातों रात वहां से सारे बच्चों को हटा दिया गया। इससे तो काफी नुकसान हुआ होगा प्रकाश सेठ का, और इसीलिए शायद उसने रश्मि को मरवा डाला हो। मरवा डाला? मैंने कितनी बार रश्मि से कहा था कि तुम जो भी करती हो पुलिस वालों को और मुझे बताया करो, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। पहले कभी रश्मि इतने लंबे अरसे के लिए गायब हुई है? नहीं मैम, कभी भी नहीं। और आज 14 दिन हो गए। और इस ऑफिस में रात में हुई चोरी के बाद मेरा डर और बढ़ गया है मैम। निखिल आचार्य को मिले हो कभी? रश्मि का सेपरेटेड हस्बैंड। विक्रम सर, हमने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। क्या नहीं सोचा? हस्बैंड वाइफ में बहुत टेंशन थी। सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गया। वो क्या बताना था तुम्हें? रश्मि उसे डिवोर्स नहीं दे रही है। 3 साल पहले अलग हुए थे ना वो? जी, लेकिन रश्मि ये चाहती है कि निखिल मान ले कि उसने रश्मि को टॉर्चर किया है, तभी वो उसको डिवोर्स देगी। टॉर्चर? टॉर्चर? थक गया है अपनी बीवी से। दरअसल थक गया है कहना बहुत कम होगा, बल्कि उसकी बीवी अब उसके लिए बर्दाश्त के हद से बाहर हो गई है। ये शादी अब उसके लिए सिर्फ टॉर्चर है। मैं उसके लिए टॉर्चर हूँ? घरेलू हिंसा का केस किया तुम पर? 3 साल से चल रहा है, फैसला नहीं आया अभी। और 3 साल में टॉर्चर तो मेरा होता आया है, और उसके पहले का तो खैर। फोन रिकॉर्ड्स। 2 जुलाई को तूने रश्मि को फोन किया था। तो इस फोन कॉल की वजह से आपको लगता है कि मुझे पता है रश्मि कहाँ है? एक खुशबू ने तो कुछ नहीं कहा आपको? रश्मि गायब है, क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो औरत अपने पति पर घरेलू हिंसा का झूठा केस डालती है, उसे डिवोर्स देने से इनकार करती है, वो औरत दुनिया में सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड को बताएगी कि वो कहाँ है और क्यों गायब हुई। कमाल है। एक चीज होती है इंस्पेक्टर, लॉजिक। एक हकीकत होती है बदला। तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, वो डिवोर्स दे नहीं रही थी। ये था लॉजिक। अच्छी पट्टी पढ़ाई उसके वकील ने आप लोगों को। एक्टिंग का भूत था निखिल पर, फिल्मी दुनिया के सपने थे। वो चाहता था कि रश्मि यहाँ का अच्छा खासा करियर छोड़ छाड़ कर उसके साथ मुंबई शिफ्ट हो जाए और वहां जाकर फुल टाइम जॉब करे, ताकि खुद निखिल फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर सके। सर, यहाँ भी निखिल की कोई स्टडी इनकम नहीं थी। अलग होने का यही कारण? रश्मि को बड़ा अफसोस है कि उसने ऐसे आदमी से शादी की जिसने उसे हर तरह से निचोड़ के रख दिया, फाइनेंशियली, इमोशनली, सब तरह से। और डिवोर्स नहीं दे रही है? जिद्दी है। वो निखिल को उसके किए की सजा दिलवाना चाहती है। ये निखिल किसने बदला लिया होगा? कुछ करवाया होगा रश्मि के? सर, निखिल तो हताश हो चुका है इस केस को लेकर। रश्मि कहती है कि वो तो पागलों की तरह पीछे पड़ा है इस केस को वापस करवाने के लिए। हम दोनों की लाइफ रुकी हुई है रश्मि। मुझे काम से टाइम निकाल कर लखनऊ कोर्ट आना पड़ता है। मुंबई से फ्लाइट का कॉस्ट तुमको पता है, ऊपर से वक्त की कीमत। और जो कीमत मैंने भरी तुमसे शादी करके, उसे कोई कोर्ट भी भर कर नहीं दे सकता। जो तुमने खुद को पेश किया मेरे सामने, और शादी के बाद जो तुम निकले, उस एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड तो मिलना चाहिए तुम्हें। ऐसी हाथ उठाने के लिए केस चल रहा है तुम पर कोर्ट में। अब अगर मुझे छुआ भी ना तो केस और बिगड़ेगा और फिर मुंबई लौट के यहाँ आना पड़ेगा। और मैं तो पीछे नहीं हटूंगी। तुमने जो परेशानियां दी है ना मुझे मेरी लाइफ में, उसके बदले में सूद समेत भरपाई करवाने का प्लान है मेरा। तुम्हारे इंतजार की बर्दाश्त खत्म हो गई जब तुम यहाँ पर कोर्ट हियरिंग के लिए आए, रश्मि के पास गए और उसे गायब करवा दिया। लॉजिक ही लॉजिक। एक तरफा मन गढ़ंत कहानी कभी लॉजिक नहीं होती इंस्पेक्टर। आप रश्मि से मिले तक नहीं, उसका असली चेहरा तो क्या आपको नकली चेहरा भी नहीं पता? तुम्हें तो पता है, तुम बता दो क्या उसका असली चेहरा? असली सोशल वर्कर दूसरों का भला करते हैं, पर रश्मि सोशल वर्क के जरिए सिर्फ अपना भला देखती है। जैसे ही कोई पावरफुल आदमी मिलता, उसके कंधे पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने लगती है। सीढ़ी तो तुमने लगाई थी शादी के बाद उसके कंधे पर। अच्छा, आप चश्मदीद गवाह हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, आप रोज देखने आते थे। लव मैरिज थी हमारी, मेरी तरफ से प्यार भी था, और उसका मकसद सिर्फ कामयाबी, जो तुम्हें मिली नहीं थी। शुक्र है कि उसके रहते नहीं मिली, और जब मिली तो उसको लगा कि इसका भी शिकार किया जा सकता है। आदत है उसकी। कैसा शिकार? क्या आदत है? बोलो। पैसा। आप लोगों को दिखा नहीं किस तरह से उसने पैसों के लिए मकान मालिक को रगड़ा? वो मुझसे भी पैसा ही चाहती है। पैसा सबकी लाइफ में जरूरी होता है, जैकपॉट सबको चाहिए होता है, पर रश्मि
उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। वो हर बंदे में अपना जैकपॉट ढूंढती है। सोशल वर्कर के नकाब के पीछे आप लोग देख ही नहीं पाए। तो अब तक आपने जितनी भी कहानी रश्मि के बारे में सुनी है, माफ़ करना इंस्पेक्टर, वो पूरी तरह से गलत है। वो औरत पैसे के परे कभी कुछ सोच ही नहीं सकती। हमारी शादी सिर्फ 1 साल की थी रश्मि, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस का तुम्हारा झूठा केस पुलिस को सच्चा लगा और कोर्ट में भी तुम्हारा पल्ला भारी पड़ा। तुम अपना पल्ला छुड़ा सकते हो, जेब हल्की कर दो। फिर पैसा? निखिल, जब हम अलग हुए थे तब बात अलग थी। तब मैं 1 लाख में सेटल करने के लिए रेडी थी, पर तुमने कहा नहीं। फिर 3 साल बाद मैंने 2 का ऑफर किया, फिर नहीं। अब तुम 3-4 शोज करते हो, पॉपुलर हो, इनकम भी काफी अच्छी है। 10 लाख से नीचे क्या लूंगी? इनफैक्ट ये भी कम है। अरेंज कर दो, मैं केस वापस ले लूंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है निखिल, मुझे तुम्हारा पर एपिसोड रेट मालूम है, और तुम महीने में कितने एपिसोड्स करते हो वो भी मालूम है, और तुम्हें मालूम है कि मेरी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। तुमने हमेशा कैलकुलेशन ही किया है, रिश्तों में भी सिर्फ कैलकुलेशन। क्यों की मैंने तुमसे शादी? तुमने शादी एक सीढ़ी के लिए की थी निखिल, मतलब मैं। तुम मेरा यूज करते हुए मुंबई में अपना करियर बनाना चाहते थे, और जब ऐसा नहीं हुआ तुमने मुझे छोड़ दिया। छोड़े जाने का दर्द बहुत होता है निखिल। मैं उसे 10 लाख दे सकता था सर, लेकिन मैंने उसे कभी टॉर्चर किया ही नहीं, ना ही कभी हाथ उठाया, तो किस बात के पैसे देता? मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है सर। न जाने कितने ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ, भूखे पेट सोया, तब जाके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मेरा पैसा खून पसीने का है सर। अब तुम अपनी स्ट्रगल को ढाल बनाकर फिल्मी कहानी सुना रहे हो? कोई फिल्मी कहानी नहीं है सर, यही सच है। हकीकत बयां करने के लिए उसकी पत्नी है नहीं, तो स्टोरी बनती है सिर्फ अजय की। वो जो कहता है उनके बीच जो हुआ वो सच बन जाता है। पुलिस अजय को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है। वो जानता है कि पुलिस जाहिर तौर पे उस पर शक करेगी, लेकिन अजय पूरी तरह तैयार है। शातिर खिलाड़ी भी है सर। पूरा चांस है कि वो खुद कहीं छुपकर बैठी हो, क्योंकि उसको पता है कि उसके गायब होने से कई लोगों पर शक होगा, और जब शक होगा तो पुलिस उन्हें टटोलेगी, जिससे उनके पुराने पाप भी बाहर आएंगे। उनके इसी डर का फायदा उठाकर वो उनसे पैसे निकलवा रही होगी सर। तुम्हारी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम एक ऐसी औरत की बात कर रहे हो जो कभी तुम्हारी बीवी रह चुकी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्क्रिप्ट की चालबाज और धोखेबाज औरत के बारे में बात कर रहे हो। हाल फिलहाल में कोई स्क्रिप्ट पढ़ी है क्या? फिल्में जिंदगी का आईना होती हैं सर। एक स्क्रिप्ट में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि पैसों की खुशबू मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। पैसा कुछ भी करवा सकता है सर। थोड़ा ड्रामेटिक है, पर सच छुपा हुआ है इस लाइन में। 45 लाख कैश थे उसके पास, लेकिन हमने कहीं देखा नहीं है सर। ये तो हमें मकान मालिक जयदेव भल्ला ने बताया, लॉयर आशुतोष ने भी बताया, और विक्रम का भी यही कहना है। निखिल और रश्मि की कहानी भी हमें वकील आशुतोष ने सुनाई, जैसे निखिल ने सुनाई। पर हकीकत क्या है ये देखने के लिए हम कहीं भी मौजूद नहीं थे। सर 45 लाख की खुशबू बहुत तगड़ी होती है, किसी से भी कुछ भी करवा सकती है, जैसे निखिल ने कहा। राइट, मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। हे गायत्री। निखिल, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा, बेबी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ना ना, हो गया आराम से सब। लेकिन रश्मि है कहाँ? स्क्रिप्ट में ये डायलॉग पुलिस का है, तुम्हारा नहीं है, और गर्लफ्रेंड ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। सर इस निखिल का मुंबई और लखनऊ का बैकग्राउंड निकलवाती हूँ। मुंबई पुलिस की हेल्प लो। बात शुरू है सर। मुझे लगता है इस एनजीओ के विक्रम से एक बार और क्वेश्चन करना चाहिए। कोई टिप? सर एनजीओ उसका है, लेकिन उसे रश्मि के ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और दूसरी बात, ये ऑफिस में जो चोरी हुई है मुझे लगता है रश्मि के गायब होने से जुड़ी हो सकती है। शायद पहले के किसी केस से रिलेटेड हो। मैं चूड़ी फैक्ट्री के मालिक प्रकाश सेठ को कॉल करता हूँ, जिस पर रश्मि ने स्टिंग किया था। तुम निखिल और विक्रम पर लग जाओ। सुप्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि रश्मि का मर्डर कर दिया गया है और उसकी लाश कहीं छुपा दी गई है? सर पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो लाश जयदेव भल्ला के मकान नंबर 12 में नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उस घर का कोना कोना छान मारा है। सर मैं मानना नहीं चाहूंगी कि मर्डर हुआ है, लेकिन उसका हवा हो जाना इतने अच्छी तरीके से प्लान है। डिटेल्स देखिए सर, दरवाजे पे एनवेलप में चाबी और जयदेव भल्ला को वो चिट्ठी। सर फिर वो 2 ईमेल्स, एक लॉयर आशुतोष राय को और दूसरा ईमेल बॉस विक्रम सहगल को। पूरा घर खाली करके गायब हुई, लेकिन घर का वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं किया। किसी ने रश्मि को घर में मार दिया
फिर उसी के वाईफाई से, उसी के ईमेल से वो दोनों मेल्स भेजे। गायब हुई है, गायब करवाया है या मर्डर हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसके पीछे मुझे एक ही मोटिव लगता है, पैसा। पर क्या वाकई पैसा इस केस का मोटिव था? वो 45 लाख रुपए जो रश्मि को बतौर भरपाई मिले किराए का मकान छोड़ने के लिए, या इस केस का कोई ऐसा पहलू था जिसका साया भी अब तक केस पर पड़ा नहीं? बहुत जल्द एक और राज सामने आया, पर क्या ये सब कुछ चौंकाने वाला था? अबे दरवाजा तोड़े। नीलेश, तेरे कानपुर के उस चूड़ी फैक्ट्री के ओनर प्रकाश सेठ की पुलिस इंटरव्यू ले रही है। लेने दीजिए जावेद भाई। एक ताजी वाली सुनो, इसी केस की टिप है। अब क्या टिप है भाई? अपना हिस्ट्री चीटर है ना सुरेश मल्ला उर्फ खंबा, पी के कुछ उगल दिया क्या? देख, मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, पर मैं तुझे बताऊंगा भी ना, तू कुछ कर नहीं सकता। अबे साले बताना, मेरे को पैसे मिलेंगे टिप के। पेन ड्राइव। क्या पेन ड्राइव? कंप्यूटर में जो अबे इत्तू सा लगाते हैं वो। तो तू वो इत्तू सा एक चीज चुराने के लिए वहां गया तू? अबे एक नहीं, सारे उड़ा दिए। वो कीमती होते हैं क्या? नहीं बे, उसके अंदर जो जानकारी होती है ना वो कीमती होते हैं। कुछ 7-8 मिले थे, सब पहुंचा दिए। किसे? बलवीर यादव। जो भी थे सब उठा लाए बलवीर भाई। चल निकल यहाँ से। ये बलवीर तो नगर सेवक लक्ष्मण व्यास का खास है ना? भाई जी, छह महीने पहले की बात, अब जाने दीजिए ना सर। मेरी फैक्ट्री में अब एक भी बच्चा नहीं है। रश्मि के स्टिंग ऑपरेशन की खबर अगर लीक होकर तुम तक ना पहुंचती तो रेड होने से पहले तुम बच्चों को फैक्ट्री से बाहर ना निकाल पाते और इस वक्त तुम जेल के अंदर होते। सुपारी किसे दी, लाश कहां फेंकोई? रुके रुके सब, आप तो कुछ भी बोले चले रहे हैं। कबूल करता हूं, 6 महीने पहले मेरी फैक्ट्री में बच्चे थे। कबूल करता हूं, मुझे रश्मि चौधरी वाले स्टिंग ऑपरेशन के बारे में खबर मिली। अब ये मत पूछिएगा कि खबर कैसे मिली। कैसे मिली? जब मुझे खबर मिली तो मेरे आदमियों ने रश्मि चौधरी को फोन लगाया, धमकाने के लिए नहीं, समझाने के लिए। अब सेठ की हार कबूल करो और अपना अमाउंट बोल दो, लेकिन हाँ थोड़ा सोच समझ कर। मुंह उतना ही खोलना जितने में दोनों का फायदा हो। 5 लाख। अरे रश्मि, छोटा बिजनेस है, 5 नहीं हो पाएगा, 3 पे डन करते हैं। ठीक है 4। गिन लो, 4 हैं। वहीं रुको, मैं गिन के आती हूँ। कोई धमकी नहीं, कोई मर्डर नहीं, बस 4 लाख में काम हो गया। तुम कह रहे हो कि रश्मि ने तुम पर स्टिंग किया और फिर तुमसे 4 लाख लेकर तुम्हें रेड की टिप दी और रेड होने से पहले तुमने बच्चों को फैक्ट्री से हटा दिया। हाँ, और मैंने अपने कान पकड़ लिए कि आगे से बच्चों को कभी काम पे नहीं रखूंगा, क्योंकि 4 लाख की रकम मेरे लिए बहुत बड़ी होती है। तो 4 लाख वापस लेने के लिए और अपने नुकसान की वजह से तुमने रश्मि चौधरी को मरवा दिया। धंधा करता हूँ सर, रोजाना हर किस्म के लोगों से मुलाकात होती रहती जो हद से ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। अब सबको मरवाता फिरूं? साहब मैं छोटा मोटा सीधा साधा धंधा करता हूँ, ये धमकी देना, ये मरवाना मेरे बस की बात नहीं है। बकवास है सर ये। रश्मि ने खुद अपने स्टिंग का लीक करवाया और उसके पैसे लिए।
सर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। विक्रम सर, ये लोग दीदी को ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए सारी अनाप शनाप बातें सामने लाकर दीदी को गलत ठहराकर उनका नाम खराब करना चाहते हैं। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे, तहकीकात में जो सामने आ रहा है हम वही कह रहे हैं। और सिर्फ प्रकाश सेठ नहीं, तुम्हारी दीदी के सेपरेटेड हस्बैंड निखिल ने खुद हमें बताया कि तुम्हारी दीदी केस वापस लेकर डिवोर्स देने के लिए 10 लाख रुपए मांग रही थी। और आपने मान लिया? सर आप एक बार मुंबई जाइए, आपको पता चलेगा कि ये जो निखिल आचार्य है ये एक्ट्रेस गायत्री का बॉयफ्रेंड है, और जब तक मेरी दीदी उसे डिवोर्स नहीं दे देती वो गायत्री से शादी नहीं कर पाएगा। ये बात बताई उसने आपको? सर आप एक बार मुंबई जाइए, आपको पता चलेगा कि ये जो निखिल आचार्य है ये एक्ट्रेस गायत्री का बॉयफ्रेंड है, और जब तक मेरी दीदी उसे डिवोर्स नहीं दे देती वो गायत्री से शादी नहीं कर पाएगा। ये बात बताई उसने आपको? नहीं ना? सर दीदी के गायब होने से सबसे ज्यादा फायदा निखिल को हो रहा है, वो शादी कर पाएगा। अब बोलिए, निखिल एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग भी सीरियल के ऑडियंस के जैसे उसकी एक्टिंग को सच्चाई समझ लेंगे। इस निखिल के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो लॉयर है आशुतोष, बहुत बड़ी, वो सेपरेटेड हस्बैंड का नाम ले रही है और तुम लॉयर का। सर जयदेव जी ने मुझे 45 लाख दिए, डील मैंने कराई, ओके। फिर मेरे पहुंचने से पहले आशुतोष रश्मि को 25 लाख के लिए क्यों मनवा रहा था? तुम अच्छी डील कर लेते होगे शायद, लेकिन इससे आशुतोष मुजरिम नहीं बन जाता। पर सर जिस तरह से रश्मि गायब हुई है, फिर मेरे पास और लॉयर के पास ईमेल्स आते हैं, जयदेव जी के पास लेटर आते हैं, तीनों ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट में सबूत माने जाएंगे कि रश्मि ने भेजे। 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट में माने जाने वाले सबूत, सब यही प्रूफ करने के लिए कि रश्मि खुद कहीं गई है। और यही थ्योरी निखिल भी सामने रख रहा है, तो ये लॉयर और पति क्या ये मिले हुए नहीं हो सकते? एक्सक्यूज मी सर। सर एक मिनट। सर विक्रम के एंट्री ऑफिस में जो चोरी हुई थी वो पेनड्राइव्स के लिए हुई थी। कौन से केस के पेनड्राइव? प्रकाश सेठ का या कोई और? सर केस के बारे में तो पता नहीं, लेकिन जावेद खबरी ने बताया कि पेनड्राइव्स की चोरी एक्स नगर सेवक लक्ष्मण व्यास के किसी खास आदमी बलवीर ने करवाई। रश्मि ने एक्स नगर सेवक लक्ष्मण व्यास पर भी स्ट्रिंग किया था। इन पेनड्राइव्स में उसकी तस्वीरें और वीडियोस हो सकते हैं। तुम्हारी थ्योरी में दम तो है। निखिल और इस एडवोकेट आशुतोष की मिली भगत। शायद आशुतोष को रश्मि से पैसे चाहिए थे और इस निखिल को छुटकारा। सर दूसरी खबर मुंबई से। निखिल पटेल? सर मुंबई पुलिस की खबरी का कांटेक्ट है जीवन के सफर में, मतलब। हाँ वो उसके शूटिंग के सेट पर। भाई इसमें मेरा नाम नहीं आएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी यार। अरे नहीं आएगा यार, तू बोलना। चक्कर है निखिल और उस हीरोइन गायत्री का। और ये रश्मि को गायब करने में कोई हाथ है क्या? इतना तो नहीं मालूम, लेकिन भाई वो अपने डायरेक्टर है ना आशीष भाई, वो एक वेब सीरीज बना रहे हैं, परफेक्ट मर्डर अ मिस्ट्री नाम। फुल फाड़ स्टोरी है। स्टोरी बाद में सुना, पहले काम की बात बोल। काम की बात बोल रहा हूँ भाई। वो वेब सीरीज के स्टोरी में हीरो अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। निखिल ने जब स्टोरी पहली बार सुनी थी ना, तो उसने बोला कि ये मैरिज लाइफ की स्टोरी है, इसको मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इस केस के घोड़े कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं? रश्मि ने लक्ष्मण व्यास पर क्या स्ट्रिंग किया होगा, और ये निखिल किसी स्क्रिप्ट की कहानी असली जिंदगी में जी रहा है। सारे आइडियाज उसको वहीं से आ रहे हैं क्या? क्या यार निखिल, तूने बोला तो तू करेगा, स्टोरी तेरे लिए लिखी गई है। आई एम सॉरी आशीष, ये स्टोरी मेरी लाइफ के बहुत करीब लग रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा यार। ठीक है, तुझसे जबरदस्ती एक्टिंग तो नहीं करवा सकता ना। चल निकलता हूँ, बाय। और हाँ निखिल यार, मैंने दिन रात एक करके ये स्क्रिप्ट लिखी, बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करना, अपने तक रखना। पागल है क्या आशीष, तेरी कहानी है, मुझे थोड़ी याद रहेगी, तो टेंशन मत ले। ठीक है, निकलता हूँ, चल बाय। क्या एक फिल्म की कहानी की तरह परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने के बाद परफेक्ट तरीके से सुराग मिटाए गए थे? केस में अब कई संदिग्ध थे और कई मोटिव्स भी। एक तरफ निखिल था जो गायत्री से शादी करने के लिए रश्मि से पीछा छुड़ाना चाहता था, दूसरी तरफ थी एक अजीब सी चोरी जिसमें 8 पेन ड्राइव चुराए गए थे, जिनमें शायद रश्मि द्वारा किए गए किसी स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज थी, और शायद रश्मि उससे पैसा कमाने के चक्कर में थी। रश्मि का पैसों का लालच इस केस में एक से ज्यादा बार उठकर आया था। क्या पैसों की खुशबू रश्मि से कुछ भी करवा रही थी? रश्मि चौधरी की जिंदगी से जुड़े सभी लोग अब संदेह की रडार में हैं, जहां उसके अतीत, उसके वर्तमान,
सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और हर व्यक्ति की तहकीकात में जुर्म करने का एक मुमकिन कारण सामने आने वाला था। इनमें से ऐसा कौन था जो रश्मि के गायब होने का कारण था? क्या ये मर्डर था, किडनैपिंग थी या फिर कुछ और? विक्रम सहगल, रश्मि मेरी क्लाइंट है। मैं उसके साथ कुछ गलत करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे उंगली उठाने की? आशुतोष, मैंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने पुलिस के पूछने पे उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि तुमने रश्मि को जयदेव जी के 20 के अगेंस्ट 25 पर सेटल होने की सलाह दी थी और मैंने उसे 45 दिलवाए। और ये काम मैंने खुद नहीं किया है। मुझे जयदेव जी ने रिक्वेस्ट किया था रश्मि से बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए, इसीलिए मैंने उससे बात की थी। अरे जयदेव जी ने 45 कैश तुम्हारे हाथ में दिए ना, तुमने दिया रश्मि को या उसे गायब करके सारा कैश खुद ही रख लिया? वाह, मेरे एक स्टेटमेंट से तुम्हें पुलिस ने इंक्वायरी के लिए क्या बुला लिया? तुम मुझे ही मुजरिम साबित कर रहे हो। देखो, शुरुआत तुमने की है, ताली एक हाथ से बजती है क्या? निखिल, मुझे तुमसे बात करनी है। सचिन, बाहर जाओ और सेट पे कह दो कि निखिल सर को आने में थोड़ा टाइम जाएगा। वो लखनऊ पुलिस से मुझे कॉल आया था। लखनऊ पुलिस ने तुमको फोन क्यों किया? क्या पूछ क्या रहे थे? यही कि तुम्हारा और निखिल आचार्य का क्या रिश्ता है? क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? क्या निखिल रश्मि का जिक्र करता है? तुम्हें पता है कि रश्मि कहाँ गायब हुई है? उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? रश्मि के गायब होने से तुम्हारा क्या कनेक्शन? तुम्हारा है। गायत्री, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हारा हाथ है रश्मि को गायब करने में? तुम ये बोल भी कैसे सकती हो गायत्री? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? निखिल, प्यार अपनी जगह पे है, पर इन सब में मेरा नाम है। जानते हो इसका मतलब क्या है? मेरे पेरेंट्स मुझसे सवाल पूछेंगे, माय फैंस, मीडिया सब यही कहेगा कि हाईएस्ट टीआरपी शो बेजुबा की मेन हीरोइन गायत्री एक मर्डर एक्यूज निखिल आचार्य से शादी। एक मिनट, मर्डर एक्यूज? मिसिंग से मर्डर एक्यूज? दिमाग खराब हो गया उनका? तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो यार? रश्मि ने तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, जिसके चलते तुम्हें डाइवोर्स नहीं मिल रहा और उसकी वजह से हम दोनों की शादी नहीं हो पा रही। तो ये रीजन लग रहा है पुलिस को? सच सच बताओ कि रीजन क्या है? पुलिस मुझे हिंट दिए जा रही है कि रश्मि को रास्ते से हटाने के लिए तुमने उसका मर्डर कर दिया। उन्होंने लाइफ को कोई क्राइम शो या थ्रिलर फिल्म समझ रखा है क्या? परफेक्ट मर्डर, अ मिस्ट्री। ये स्क्रिप्ट आशीष ने तुम्हें ऑफर की? हाँ की। तो ये कि पुलिस मुझे कह रही थी कि रश्मि के केस की कहानी और वो स्क्रिप्ट बहुत मैच करती है जो तुम्हें ऑफर हुई है। ये क्या कर रहे हो तुम आशीष के साथ? हाँ, निखिल, पुलिस ने मेरी परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री वाली स्क्रिप्ट मेल करने को कहा है। और कुछ पूछा? नहीं, पहले मुझे ये बता कि तूने किया क्या है। अरे क्या करूंगा मैं यार? अपनी वाइफ को गायब करवाऊंगा, मार डालूंगा उसे। मुझसे पूछ रहा है या मुझे बता रहा है तू? सोच रहा हूँ आशीष। एक मशहूर कहावत है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो तुम्हें उसे दिलाने में पूरी कायनात साजिश करती है। अपनी डायलॉगबाजी अपने पास रख तू। मुझे तो ये बता कि तू कौन से साजिश में इन्वॉल्व है, सच बोल। राकेश, तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है जो साबित कर सके कि एक्स कॉर्पोरेटर लक्ष्मण व्यास का हाथ हो सकता है रश्मि चौधरी मिसिंग केस में? सर, कोई पक्का सबूत तो नहीं, पर रश्मि ने अपने बॉस विक्रम को एक ईमेल भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि वो किसी बड़े ऑपरेशन पर है। और सर, लक्ष्मण व्यास काफी बड़ा है। हम दोनों को मुसीबत में डाल सके जितना बड़ा है। सर, हम उस पर कोई उंगली तो नहीं उठा रहे। हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि एनजीओ के उन पेन ड्राइव में ऐसा क्या जिन्हें हासिल करने के लिए उसने अपने आदमियों से उनकी चोरी करवाई। एनजीओ के सारे पेन ड्राइव्स सिर्फ रश्मि के तो नहीं थे। तुम एक काम करो, एनजीओ के मालिक विक्रम को गर्मी दो, कुछ निकल आएगा। कोई फायदा नहीं, माजरा रश्मि को लेकर ही। और सर, वो रश्मि की छोटी बहन खुशबू, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह यही कह रही है कि रश्मि का गायब होना एक साजिश है। सर, उंगली हम पर भी उठ रही है। ये रश्मि कोई दूध की धुली तो नहीं थी? बिल्कुल सर, लेकिन गायब अब पूरे चांसेस हैं कि मारी गई। हमें लक्ष्मण को ऐसे पूछताछ के लिए लेना है मानो इनफॉर्मल सी बात हो रही हो। एकदम आराम से राकेश, और तुम डायरेक्टली कुछ मत करना। मैं बात करता हूँ लक्ष्मण से, तुम बाकी संदिग्धों पर जोर लगाओ। जी सर।
आंचल, मैं आज ऑफ ले रही हूँ। थोड़ी तबीयत खराब है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सॉरी। दीदी, एक तो आप अकेले रहते हो, ऊपर से ये पंगे लेती रहती हो। 2 साल पहले तक मुझे तेरी फिक्र रहती, अकेले मुंबई में कैसे होगा। और अब तू? दीदी, मैं मुंबई में एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब करती हूँ, सर्विस सेक्टर। और आपका एनजीओ लोगों पे रेड करता है, पता नहीं कितने दुश्मन बन गए होंगे। होता है यार, ये काम ही कुछ ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहती थी कि ये जो जयदेव है वो सब अपना अपना फायदा देखते हैं खुशबू। लाइफ में बहुत ज्यादा आदर्शवादी बनो ना तो लाइफ आगे बढ़ती नहीं है। कड़वा सच तो ये है कि तुम्हें कोई तुम्हारी ईमानदारी और वैल्यूज के लिए पे नहीं करता है। तुम्हें वही पेमेंट मिलती है जो तुम डिजर्व करते हो, और तुम क्या डिजर्व करते हो सिर्फ तुम डिसाइड करते हो। एक सोशल वर्कर से ऐसी बातें सुनना, गलतफहमी है लोगों को सोशल वर्क के बारे में। ये भी एक करियर है, प्रोफेशन है। हम कोई संत महात्मा नहीं है कि फल फ्रूट खा के जिंदगी बिता देंगे। हमें भी अपनी दाल मखनी चाहिए। तो लो ना, जयदेव अंकल जो ऑफर दे रहे हैं वो ले लो। कोई बुरी रकम नहीं है, 20 लाख। बुरी नहीं है से काम नहीं चलता खुशबू, रकम अच्छी होनी चाहिए, और 1 करोड़ बहुत अच्छी रकम। इतने पैसों का क्या करोगी? हम दोनों यूएस और यूरोप घूमाएंगे, फिर इस पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 और करोड़ बनाएंगे, कोइंसाइड लाइफ बिताएंगे यार। आपकी जिद की वजह से आपको कुछ हो गया ना तो? कुछ नहीं होगा खुशबू, तू डर मत। ये जयदेव जी भी ना बेकार में इतने लालची बन रहे। पता उन्हें पूरा 60 करोड़ मिल रहा है और उसमें से 1 करोड़ मांग रही, उसमें भी इतना झिक झिक कर रही। वैसे दीदी, झिक झिक तो आप भी कर रही है अपने डिवोर्स वाले केस में। छोड़ दो ना निखिल को, क्यों खींच रही हो? नहीं खुशबू, ये जो लोग कहते हैं ना मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, पिछला सब कुछ भुला दो वगैरह वगैरह, ये सारी अच्छी अच्छी बातें तब काम नहीं करती हैं जब आपके साथ भयंकर चीटिंग की गई हो, जो निखिल ने मेरे साथ की। उससे तो मैं सूद समेत वसूली करूंगी। ये अच्छी बातें और कहावतें सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड्स, फॉरवर्ड्स और ऑफिस के सॉफ्ट बोर्ड पर जचती हैं, असली जिंदगी में नहीं खुशबू, याद रखो। रश्मि कोई आसानी से मानने वालों में से नहीं है। आसान नहीं है उसके साथ डील करना। अगर मैं 25 की जगह 75 में भी समझौता कराता तब भी वो हाँ नहीं करती। पर वो तो 45 में मान गई। ऐसा आपसे जयदेव जी और विक्रम ने कहा ना, खुद रश्मि ने तो नहीं कहा। तो जयदेव जी और विक्रम झूठ बोल रहे हैं? ये तो आप पता कीजिए सर। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि रश्मि के दोनों केसेस मैं ही हैंडल कर रहा हूं। एक जयदेव जी के खिलाफ, दूसरा उसके पति के खिलाफ। दोनों केस रगड़ रहे हैं। मैंने समझौते की सलाह दी, लेकिन रश्मि मानने को तैयार नहीं है। मेरे लिए तो सही है, मुझे तो दोनों केसेस की फीस मिलती रहेगी। फिर भी मैंने बड़ी ईमानदारी से उससे बात की थी। निखिल वाले केस की हियरिंग अगले महीने की 4 तारीख को है। जयदेव जी वाले केस की हियरिंग जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन रश्मि, जयदेव जी 25 के आगे मानेंगे नहीं। आप मेरी तरफ हो या जयदेव जी की? खुद के वकील पर भरोसा नहीं है तुम्हें? तो फिर बार बार मुझे जयदेव जी के बेकार से ऑफर को कबूल करने के लिए क्यों कह रहे हैं? वैसे ही निखिल के खिलाफ केस वापस लेने के लिए कह रहे हैं, क्यों? इसमें आपका क्या फायदा है? मेरा फायदा? रश्मि, अगर दोनों केसेस सेटल हो जाते हैं तो मेरे हाथ से 2 केसेस जाएंगे भी तो सही। मतलब 2 केसेस की फीस जो तुम मुझे बराबर देती आई हो। वैसे वो जयदेव जी कितना दे रहे हैं आपको मुझे 25 में मनवाने के लिए? मैं सिर्फ तुमसे फीस ले रहा हूँ रश्मि। क्या क्या सोचती रहती हो तुम? इतना भी याद रखो कि तुम्हारे जैसे सैकड़ों केसेस में आज तक कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है पता है? कोर्ट जयदेव जी से कहेगा कि रश्मि के लिए दूसरा किराए का मकान ढूंढो, 1 साल, 2 साल, 3 साल का किराया दे दो, और तुम्हें अब भी मकान खाली करने के लिए कहेगा। मैं 1 करोड़ के नीचे कुछ भी नहीं लेने वाली। अरे ऐसी जिद से कोई बात सेटल होगी ही नहीं। और निखिल वाले केस में भी वही रवैया है तुम्हारा। निखिल कितना दे रहा है आपको? देखो, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही, फिर भी याद रखो मैं तुम्हारा वकील हूं। मैं तुम्हें कभी कोई गलत एडवाइस नहीं दूंगा। तो फिर बार बार मुझे किसी भी चीज पे समझौता करने के लिए मत कहो। जयदेव जी से 1 करोड़ रुपए निकलवाओ और उस निखिल को जेल भिजवाओ। इसके बाद जब जयदेव जी और विक्रम ने कहा कि वो 45 में मान गई है, तो मैं यकीन नहीं कर पाया सर। मतलब कैसे करता? तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? जब रश्मि से बात नहीं हुई, सिर्फ उसने एक ईमेल भेजा कि जयदेव भल्ला के खिलाफ केस वापस ले लो। सर, किस बात की कंप्लेंट करता? वो मेरी क्लाइंट है, उसकी मर्जी, उसकी बात तो मुझे माननी पड़ती। और बात तो तुम्हारी हुई नहीं, ना वो तुमसे मिली, ना फोन किया, सिर्फ एक ईमेल भेजा। सर सच कहूं तो उस वक्त मुझे लगा ही नहीं था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। मुझे लगा कि विक्रम ने मना लिया होगा रश्मि को।
वो तो बाद में जब उसकी बहन ने शिकायत की तब जाके पता चला कि रश्मि ने अपनी बहन को ही 45 लाख की डील के बारे में नहीं बताया और ना ही उस खुफिया मिशन के बारे में। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या उसका मर्डर हुआ? वकील मैं हूं सर, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। हम भी जज नहीं, जब तक सबूत सामने नहीं होगा हम कैसे कुछ कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से कुछ कह पाए, लेकिन इतना बता दूं कि आप अपनी संदिग्ध की लिस्ट से मुझे निकाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लालची हो गया और मैंने पैसों के चक्कर में अपने क्लाइंट को कुछ कर दिया है तो आपको गलत लग रहा है। मुझे इस पूरे समझौते का 10% मिलने वाला था और मैं उतने पैसे से खुश था। ये तो तुम कह रहे हो, अब वाकई में खुश थे या नहीं थे ये बताने के लिए इस वक्त रश्मि तो यहाँ नहीं। तो आप ढूंढिए रश्मि को। ये आशुतोष राय बहुत ही छोटे लेवल का वकील है। छोटे मोटे क्रिमिनल के बेल केसेस, ट्रैफिक वाले केसेस, ऐसे ही केसेस आते हैं इसके पास। छोटा सा ऑफिस है, वो भी किराए का, खुद का ऑफिस भी नहीं है उसके पास, लेकिन बड़े बड़े अरमान है इस वकील के। पिछले 10 साल से है मैदान में, बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस लेना चाहता है लेकिन कोई उसे केस देता ही नहीं है। तो रश्मि को इस वकील में ऐसा क्या दिखा? रश्मि के डोमेस्टिक वायलेंस केस में ऐसा क्या था? और ये सेटलमेंट 10% बोल रहा है, मतलब 25 लाख पे 2.5 लाख। अब उसके लिए तो जैकपॉट ही होगा ना। जयदेव और विक्रम बोल रहे हैं कि 45 लाख थी, तो जैकपॉट डबल। सर, लक्ष्मण व्यास के ऑफिस से कॉल था, मिलकर बात करने की परमिशन दी है। गुड। उन पेनड्राइव्स में क्या था, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं साहब, लेकिन पक्का कोई एटम बम होगा जो इस लक्ष्मण पे फटने वाला था। हो सकता है रश्मि चौधरी से ब्लैकमेल कर रही हो। अजीब शख्सियत है, एक तरफ समाज सेवा, दूसरी तरफ मेवा। रश्मि चौधरी को गायब हुए अब पूरा 1 महीना बीत चुका था। इन्वेस्टिगेशन टीम अब यही मानकर चल रही थी कि वो अपने हालात की विक्टिम थी, जिसमें कई लोग थे जिन्हें रश्मि की गैर मौजूदगी से फायदा हो सकता था। और अब एक नए एंगल को टटोला जा रहा था, ये पता करने के लिए कि क्या सच में रश्मि चौधरी की हत्या कर दी गई थी। शैलेश, रश्मि किस चीज पर काम कर रही थी? पूरी संभावना है सर, इस रश्मि ने लक्ष्मण व्यास पे कोई स्टिंग किया था, तभी वो लोग पेनड्राइव के पीछे पड़े थे। तो पर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रकाश सेठ चूड़ियों की फैक्ट्री वाले स्टिंग के बारे में कहाँ बताया था? वो तो हमें दूसरों से ही पता चला था ना। अच्छा, ये जो चोरी हुई थी पेनड्राइव, तुमने उसकी लिस्ट बनाई है? हाँ सर, लेकिन उसमें एक भी पेनड्राइव रश्मि का नहीं था। सर, रश्मि अपना कोई भी सामान ऑफिस में छोड़ती नहीं थी। सर, मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, द परफेक्ट मर्डर, अ मिस्ट्री। क्या स्क्रिप्ट में? एक पति पूरी बारीकी से प्लान करके अपने पत्नी को मार डालता है और दुनिया को ऐसे लगता है कि वो खुद से गायब हुई है। ये तो बिल्कुल रश्मि चौधरी के केस जैसा। सर, कुछ ज्यादा ही सिमिलर है, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट के राइटर डायरेक्टर आशीष दास, निखिल आचार्य और उसकी गर्लफ्रेंड गायत्री, तीनों को पुलिस स्टेशन बुलाया है। सर, अगर रश्मि मारी गई है, कारण या तो ये पैसे हैं, वो 45 लाख रुपए, या तो ये टूटी शादी जो पूरी तरीके से टूटी नहीं है। पेनड्राइव चुराने वाले ने सोचा था कि पेनड्राइव रश्मि की, ऐसा भी क्या ढूंढा जा रहा था उन्हें? क्या इसकी सच्चाई आसानी से सामने आती? देखिए इंस्पेक्टर राकेश, जो पूछना है जल्दी पूछिए, कहा है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है। डीसीपी साहब ने फोन किया था, इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूं। पूछिए, क्या पूछना है बताइए। लक्ष्मण जी, आप रश्मि चौधरी को कैसे जानते हैं? देखिए, हम दोनों समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए कभी कभार मुलाकात भी हो जाती है और एक दूसरे की मदद भी हो जाती है। लेकिन अभी वो जो बाल मजदूरी के लिए काम कर रही है ना, इसके लिए बड़ी कदर करता हूँ उसकी। सर, जिस एनजीओ में रश्मि चौधरी काम करती है वहाँ हाल ही में एक चोरी हुई और वहाँ से पेन ड्राइव चुरा गए, सिर्फ पेन ड्राइव। ये तो बड़ा अजीब बात है। सर, हमारे सोर्सेज ने बताया कि पेन ड्राइव्स की चोरी हमने चोरी करवाई, हमने करवाई है पेन ड्राइव की चोरी। क्या मैडम, आप भी अजीब बात करती हैं। ये 100-150 रुपया में पेन ड्राइव मिलता है और उसकी चोरी मैं करवाऊंगा? इसी के लिए आप आई है क्या? इतना समझ नहीं है मेरे को। इसने आपके आदमी बलवीर का नाम लिया है। क्या मैडम, वही सोर्सेज की बात आप करती हैं? अरे हमारे बहुत विरोधी हैं, वो कुछ भी कहेंगे तो उसके पीछे मैं भागता रहूं? इंटरनेट पर बहुत तरह की बातें होती हैं, तो सबका जवाब देता फिरूं क्या मैं? है? और रही वो पेन ड्राइव की बात, है ना मैम, उस पेन ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधा सवाल पूछता हूँ। पूछिए। उन पेन ड्राइव्स में ऐसा क्या है जो आपके लिए खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से रश्मि चौधरी गायब हुई? देखिए, रश्मि चौधरी गायब हुई, इसका बहुत दुख है और उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द उनको ढूंढ भी निकालें।
और रही पेन ड्राइव की बात, तो पेन ड्राइव में हमारे खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता। ऑफिस से इतना ही मिला था। लेकिन ये सबसे बेकार है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। भाई जी शायद ये भी तो हो सकता है कि रश्मि के पास कुछ था ही नहीं, वो तुक्का लगा रही थी। वो तुक्का नहीं गिरा रही तो अब कहाँ ढूंढे? ऐसी कौन सी जगह बाकी रह गई है? ऐसा भी तो सकता है वो पेन ड्राइव अपने साथ ले गई हो। तो अपने साथ ले गई होगी, हमें किस बात का डर है? और भाई जी आप खामा टेंशन ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। चलिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द रश्मि चौधरी को ढूंढ निकालें। क्या है कि रोज न्यूज पेपर के हेडलाइन में छपा रहता है कि रश्मि चौधरी कहाँ गायब हो गई, क्या हो गया उसे। और मैं समझता हूँ इसका बहुत ज्यादा दबाव होगा आप पे, समझता हूँ मैं। खैर, जाइए ढूंढिए उसको। हाँ, नमस्कार। सर जी, भाई जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, अकेले में। एक रिक्वेस्ट है आपसे। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात किसी को कानो कान पता नहीं चलनी चाहिए। और किसी को पता चल भी जाती है तो मुझे ये पता चल जाएगा इसका सोर्स क्या है। नहीं होगी सर। अब बताइए रश्मि चौधरी से आपका क्या कनेक्शन है? आपके साथ महिला ऑफिसर थी, उसमें मैं आपको ये बात नहीं बता पाया। कभी कभी इस फार्म हाउस में हम औरतें बुलाया करते हैं, और आप समझदार हैं, क्यों बुलाते हैं? सभी के सभी बालिग होती है और अपनी मर्जी से आती है, और इसके बदले में उनको अच्छी खासी रकम भी देता हूँ, वो भी कैश में, ताकि वो मुंह न खोलें। रश्मि चौधरी भी? पता नहीं रश्मि चौधरी क्या खेल खेल रही थी। वह यूं यहाँ लाई गई किसी एक औरत ने पूरा पेमेंट लेने के बाद भी हमको धोखा दिया। फिर मुझे उस रश्मि चौधरी का फोन आता है। रश्मि, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? लक्ष्मण जी, वीडियो क्वालिटी, लाइटिंग, साउंड टॉप क्वालिटी का है। कोई भी बोलेगा कि आप ही हो, और जो आप कर रहे हो, आप क्या बोलो? कौन थी वो? नाम बताओ उसका। आप सच में लगता है मैं नाम बताऊंगी? देखो रश्मि, सीधे सीधे बताओ क्या चाहती हो तुम? बड़ी हैरत होती है मुझे लक्ष्मण जी, आप मीडिया में औरतों की सेफ्टी, मर्यादा वगैरह वगैरह को लेकर कितने स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। वैसे तुम भी तो अपने आप को सोशल वर्कर कहते हो, और हरकतें देखो एक मामूली ब्लैकमेलर की। और आपकी हरकतें तो अवार्ड विनिंग है ना सर जी। सुनो, एक दूसरे को ताने मारने से बेहतर है कि सीधे सीधे बताओ कितना पैसा चाहिए तुम। कितना दे सकते हो लक्ष्मण जी? भाई जी ये जरूर सुनीता की हरकत हो। जो कोई भी था एक जड़िया था बलबीर। तू ही बता कि कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है क्या? हो सकता है रश्मि ने किसी को पहले से ही पट्टी पड़ा रखी हो। 15 लाख फिक्स हुआ था। पैसे दिए आपने? डील होने के पहले ही वो गायब हो गए। तभी तो हमने पेन ड्राइव हासिल किए थे ताकि वो किसी और के हाथ में ना लग जाए। हालांकि उस पेन ड्राइव में कुछ था नहीं। वो पेन ड्राइव मैं आपको लौटा दूंगा। जी सर। मुझे लगता है रश्मि चौधरी मारी गई है। क्या है कि जिस तरह से उसको लगता था कि मुझे ब्लैकमेल करके वो कोई जैकपॉट हासिल करेगी, उसी तरह से उसको मारने वाले का भी कोई जैकपॉट दांव पे लगा होगा। लेकिन वो आदमी मैं नहीं। डीसीपी साहब, हमने सारी बात आपके इंस्पेक्टर को साफ साफ बता दिया। इसके बाद इस केस में हमारा नाम आना ही नहीं चाहिए। सर इतना सब कुछ साफ साफ बोल रहा है, मतलब सच ही बोल रहा होगा? हर संदिग्ध यही कहता है कि वो सच बोल रहा है। मानते हैं सर इसमें हमारी गलती है, लेकिन ये तस्वीर हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही आई। तब तक वो लवारिस लाश हम सबके दिमाग से उतर गई थी। और वो लवारिस लाश रश्मि चौधरी की थी? जी सर, हमारे पास लाश की तस्वीरें हैं। सर 22 जुलाई की सुबह यहाँ पटना से ही लाश मिली, यहीं पास के जंगल से, लेकिन अंश हमने बचा के रखे ताकि डीएनए टेस्टिंग में काम आ सके। तो मैं रश्मि चौधरी की बॉडी 22 जुलाई को मिल गई थी, जबकि उसकी मिसिंग कंप्लेंट 29 जुलाई को फाइल की गई। 7 दिन
7 दिन तक किसी को पता नहीं था कि रश्मि चौधरी कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। 29 जुलाई को उसकी मिसिंग कंप्लेंट उसकी छोटी बहन खुशबू ने फाइल की थी। वही तो सर, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब जब मैं दीदी को कॉल कर रही थी तब दीदी। हाँ, हमें ऐसे ही लग रहा है कि रश्मि का मर्डर यहाँ किया गया और बाद में उसकी बॉडी को पटना के जंगल में फेंका गया। और वो मकान मालिक जयदेव को चिट्ठी और आशुतोष और विक्रम को ईमेल्स सब फर्जी थे। किसी और ने तुम्हारी दीदी के अकाउंट से वो मेल्स भेजे होंगे। और आप लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी? सॉरी खुशबू, हमारे कोऑर्डिनेशन में कमी रही। किसने मारा मेरी दीदी को? वो अभी पता नहीं चला है और हम कातिल को जल्दी ढूंढ लेंगे। मैं बार बार कहती रही कि मेरी दीदी की जान खतरे में हो सकती है, लेकिन खुशबू, मैं मानता हूँ हमारी गलती थी और हम शर्मिंदा हैं, लेकिन जिस दिन तुम हमारे पास अपनी दीदी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी, तुम्हारी दीदी रश्मि का मर्डर उससे पहले हो चुका था। इतने दिनों से मैं इस ख्याल को आने से रोकती रही, फिर भी आ ही जाता था कि कहीं दीदी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा। और अब पता चला है कि ऐसा वाकई में हुआ था। सिर्फ संदिग्धों की लिस्ट से काम नहीं चलेगा, मुझे अरेस्ट चाहिए। सर इतना तो पक्का है, जो भी है रश्मि से जुड़ा हुआ है कोई, और मोटिव भी पर्सनल से जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो कातिल को। मैंने सारे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, निखिल आचार्य का नाम है इसमें। जो सर ये अभी भी हमारे राडार में है। एक्टर वैक्टर है क्या? जी सर। इसमें किसी द परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री नाम की स्क्रिप्ट का जिक्र है। सर ये फिल्म निखिल को ऑफर हुई थी। कोई टेक्निकल सबूत है जो इस मर्डर से निखिल को जोड़ता हो? सर ऐसा कोई टेक्निकल सबूत तो नहीं है हमारे पास जो उसे मर्डर से जोड़ता हो। फिर भी उठाओ उसे, मुझे लगता है उसी का हाथ होगा। एक क्राइम शो या मूवी देखी होगी या काम किया होगा और सोचा होगा फिल्मों में हो सकता है तो रियल लाइफ में क्यों नहीं। सर अगर इस निखिल को तोड़ना है तो उसके साथ गेम खेलना होगा। तो खेलते तो गुलवाते हैं उसी से सब कुछ। क्या रश्मि चौधरी का कत्ल वाकई में उतना परफेक्टली प्लान था जितना नजर आ रहा था? अगर निखिल का हाथ था तो उसका पता करने के लिए निखिल के इर्द गिर्द के लोगों को टटोला गया, उन्हें उकसाया गया। देखिए मैम, आप मुझे डरा रही हैं। परफेक्ट मर्डर और मिस्ट्री की कहानी और निखिल की कहानी कुछ ज्यादा ही सिमिलर है। देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि निखिल मुझसे शादी करने के लिए अपनी एक्स वाइफ का मर्डर करेगा। एक्स नहीं, सेपरेटेड। यस, सेपरेटेड वाइफ। वो तो तुम कहोगी, लेकिन उसके सारे इरादे और प्लानिंग स्क्रिप्ट में। उसने स्क्रिप्ट पढ़ी और अपने प्लान को अंजाम दिया। देखिए आप जिस स्क्रिप्ट की बात कर रही हैं वो तो मैंने पढ़ी भी नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट का हीरो दरअसल विलन कहना चाहिए? नहीं, विलन ऐसे प्लानिंग करता है कि दुनिया को लगे कि उसकी बीवी उससे कहीं भाग गई। फिक्शन है सर, टोटल काल्पनिक। और इस फिक्शन के लिए तुमने चुना भी तो किसे? निखिल आचार्य को, जिसकी खुद की जिंदगी इस कहानी का आईना है। सर प्योर कोइंसिडेंस, महज इत्तेफाक है। और क्या हो सकता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, सच बता रहा हूँ। हमारी स्क्रिप्ट में तो वाइफ की लाश नहीं मिलती, पर रियल लाइफ में मिल जाती है। सर आप ये सोच रहे हैं कि निखिल ने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ के अपनी वाइफ का मर्डर प्लान किया? इस प्लानिंग में तुम भी शामिल हो सकते। सर सच तो ये है कि ये मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है ही नहीं। एक हॉलीवुड फिल्म की कहानी मैंने कॉपी किया है। और दूसरी बात ये सर कि जब मैंने स्टोरी निखिल को बताई तो मुझे पता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं आइडिया था कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा। सच निखिल ने तुम्हारी इस हॉलीवुड की कहानी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी। सर आप मेरी बात का बिलीव करो, सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। और मुझे क्या पता था सर कि कोई मेरी स्टोरी पढ़ के अपनी वाइफ का मर्डर प्लान करेगा। अब तो गायत्री को भी तुम बेशक। डायरेक्टर आशीष को भी लगता है कि तुमने इसकी स्क्रिप्ट चुराई ताकि तुम सच में अपनी वाइफ का मर्डर कर सको। रश्मि के बारे में सुन के मुझे दुख है, और उतना ही दुख इस बात का है कि मेरा नाम मीडिया में उछला है, और इस बात का मेरे करियर पे कितना बुरा असर हुआ है आप लोगों को आइडिया भी है? करियर की इतनी फिक्र होती ना तो ये मर्डर का रास्ता कभी ना चुनते। ये तुम्हारे अकेले का काम नहीं, अपने साथियों के नाम बताओ। किसी ने मुझे क्राइम स्टोरी सुनाई और इत्तेफाक से रश्मि के साथ ऐसा हुआ, तो आप लोगों ने 2 और 2 4 जोड़ लिए। आप लोगों को एहसास भी है कि आप लोग स्क्रिप्ट राइटर बन गए हो। लाश को पटना कैसे ले जाया गया? तो मकान मालिक जयदेव भल्ला वो भी शामिल है? देखिए सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, और रश्मि न जाने कितने पंगों में इन्वॉल्व थी। मुझे डिवोर्स ना देना, मकान मालिक का घर ना छोड़ना, न जाने कितने स्टिंग, कितने ब्लैकमेल्स, मतलब उसके कत्ल के दर्जनों कारण हो सकते हैं। परफेक्ट मर्डर अ मिस्ट्री, उसका किरदार अजय भी ऐसे हालात पैदा करता है ताकि दुनिया को ये लगे कि उसकी बीवी के भागने के दर्जनों कारण हो सकते हैं। मैं उस वक्त लखनऊ में था ही नहीं,
आपने अपने फोन रिकॉर्ड चेक किए होंगे, एयरपोर्ट और स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए होंगे। किरदार अजय की तरह तुम्हारी प्लानिंग भी काबिले तारीफ है। लैंडलाइन एसटीडी उसकी किराए के हथियारों से बात करने के लिए। लखनऊ आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुंबई में बैठे बैठे सारी प्लानिंग हो गई और यहाँ काम हो गया। अब चुपचाप अपने साथियों के नाम बताओ। अरे कोई साथीदार नहीं है मेरा, मैं अकेला हूँ और अकेला गया था मुंबई। 4 साल घिस घिस कर मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। इससे प्यार हुआ है, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। बस रश्मि रास्ते का काटा थी। हाँ थी, लेकिन वो मेरी वाइफ भी थी। उससे कभी प्यार भी किया था मैंने, अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस करके मेरा जीना हराम कर रखी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसका कत्ल करवा दूंगा या कर दूंगा। रश्मि अब रही नहीं, पर आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मुझे दुख है इस बात का कि उसका कत्ल हो गया। निखिल, याद रखना, परफेक्ट क्राइम और परफेक्ट मर्डर एक मिथ्या है। हर जुर्म मुजरिम पर पलट के वार करने आता है। ये डायलॉग मैंने कई बार सुना है और कई बार बोला भी है, लेकिन मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं ना, वो ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही बोला, और आपने सोचा भी नहीं, क्योंकि आप सिर्फ उन लोगों को टटोल रहे हैं जिनका मसला रश्मि के साथ था। आपकी नजर वहां गई नहीं जहां कोई मसला नहीं था। क्या कहना चाहते? साफ साफ बोलो। खुशबू, रश्मि की प्यारी बहन खुशबू चौधरी कत्ल हुआ, लाश ठिकाने लगी। उसके 4 दिन बाद मैडम खुशबू आप लोगों के पास आती हैं और चारों दिशाओं में फायर करती हैं। मेरी तरफ, जयदेव जी की तरफ, एडवोकेट आशुतोष की तरफ, उसके एनजीओ के बॉस विक्रम की तरफ, स्टिंग ऑपरेशन की तरफ, और फिर ये सभी एक दूसरे पर निशाना साधते। पर मैडम खुशबू वो आपके रडार से पूरी तरह बाहर रहती है। तो तुम ये कह रहे हो कि इस खुशबू और रश्मि के बीच कोई छुपा हुआ मसला था? या ये एंगल तुम्हारी स्क्रिप्ट की उपज है? यही एक एंगल है जो स्क्रिप्ट में नहीं है इंस्पेक्टर। स्क्रिप्ट में नहीं है तो क्या नया एंगल जोड़ रहा है? अब खुशबू को भी पुलिस स्कैनर से बख्शा नहीं गया। क्या खुशबू और रश्मि के बीच वाकई कोई मसला था जो उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था? खुशबू ने जब अपनी बहन की खोज शुरू की थी, पुलिस ने उस समय के उसके पदचिन्ह नापना शुरू कर दिए। अब पुलिस खोज रही थी वो मिसिंग कड़ी जो शायद खुशबू को इस जुर्म से जोड़ने वाली थी। ये नई खोज पुलिस को दोबारा से एनजीओ के मालिक विक्रम सहगल से रश्मि के वकील आशुतोष राय तक ले गई और घूम फिरकर पुलिस फिर से मकान मालिक जयदेव भल्ला तक पहुंची। शक की सुई घूमती जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी और कातिल का नाम सामने नहीं आ रहा था। इतने सारे संदिग्ध, कुछ बड़े जाहिर से मकसद, लेकिन फिर भी इस मर्डर केस के मुजरिम की कोई खबर नहीं। क्या यह वाकई में एक परफेक्ट मर्डर था? इस जुर्म को अंजाम देने वाला दिमाग इस जुर्म को सुलझाने वाले दिमागों को मात दे गया था और यह केस अनसुलझा रह गया। उन कई केसेस की तरह जहां काफी बारीकी की तहकीकात और पूछताछ के बावजूद मुजरिम हाथ नहीं लगता, लेकिन कोई जुर्म ऐसा नहीं है जो परफेक्ट मर्डर होता है। इंस्पेक्टर राकेश अधिकारी। जय सर। सब इंस्पेक्टर मोहित यादव बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। कैसे मोहित? सर मैं एक केस हैंडल कर रहा था जिसमें मुझे कनेक्शन मिला और एक केस का। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला वो केस तो आपका था, वो रश्मि चौधरी मर्डर केस। क्या बात, पूरे 1 साल बाद हम फिर से केस फाइल खोलेंगे। लीड क्या है? दरअसल मैंने 2 हिस्ट्री शीटर्स को उठाया था सर, उनकी तोड़ाई करने ही वाला था, तब मुंह खोला उन लोगों ने। साहब हम लोग उस कांड में शामिल नहीं थे, आप हमें गलत केस में उठाना है उससे। अब उठा लाया हूं तो यहां से आराम से हाथ हिलाते हुए तो जाने नहीं दूंगा तुम दोनों को। बताओ ऐसा कौन सा कांड किया तुम दोनों ने जो अभी तक हमारी रडार में नहीं आया? हम सच बोल रहे हैं, हमने कोई कांड नहीं किया था। हम लोग तो खुद का कुछ कानूनी शुरू करने के चक्कर में हैं। राजू, मयंक, तुम दोनों सच बोलोगे तो रात को सोने को मिलेगा, सुबह उठोगे दुनिया बुरी नहीं लगेगी, और अगर झूठ बोलोगे तो तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा। सर वो 1 साल पहले एक काम मिला था। मर्डर? अरे नहीं साहब, एक मकान से सामान खाली करवाना था। तो मतलब ये कानूनी काम शुरू करने वाले थे तुम दोनों, मूवर्स और पैकर्स? हाँ नहीं साहब, सच में हम लोगों ने काम किया था, उसके तगड़े पैसे भी मिले थे हम लोगों को। कहाँ किया था? गिरधर नगर में साहब, मकान नंबर 12।
मकान किसका था, डिटेल दो। हमें पता नहीं है साहब, हमें तो पैसे मिले और हमने काम कर दिया। मुझे झूठ से ज्यादा नफरत आधे सच से है। सच बोलो, कांड क्या था? साहब यही सच है, हम लोगों को नहीं पता कांड क्या था। साहब हम लोग जो अंदर गए तो मकान खाली था, हमने सामान लिया और गाड़ी में रखा और चल दिए। मकान की चाबी और पैसा किसने दिया तुम्हें? उन लोगों ने रश्मि चौधरी का घर 19 जुलाई की रात 20 जुलाई की सुबह खाली किया था, और 20 की सुबह को ही मकान मालिक जयदेव भल्ला को रश्मि की चिट्ठी और लिफाफे में मकान की चाबी मिली और अंदर से मकान पूरा साफ। तो मोहित, इस राजू और मयंक को यह काम सौंपा किसने था? गुड आफ्टरनून आशुतोष। गुड आफ्टरनून, बैठिए। आखिरकार आपने अपना ऑफिस ले ही लिया, कोई बढ़िया वाला। हाँ, काम काफी बढ़ गया पिछले 1 साल में, काफी नए क्लाइंट्स मिले। हाँ, क्लाइंट्स काफी तरक्की लाते, सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां होते हैं क्लाइंट्स, जैसे कि रश्मि चौधरी क्लाइंट थी आपकी, याद है? बात क्या इंस्पेक्टर? बात 45 लाख के वकील साहब, वही 45 लाख जो जयदेव भल्ला ने वाकई विक्रम को दी और विक्रम ने तुम्हारी क्लाइंट रश्मि को दी और रश्मि के कातिल ने रश्मि का कत्ल किया और 45 लाख खुद रख ली। ऐसे कैसे? मतलब कौन है? राजू और मैं, क्रिमिनल्स हैं। किसी जमाने में तुमने उनकी जमानत करवाई थी, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। हाँ याद है मुझे। क्या हुआ उन्हें? पकड़े गए, सब बोल दिया। मैडम ऐसे कैसे अचानक टिकट कटाकर लखनऊ आ जाओ? आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे बहन के कातिलों का खुलासा होने वाला है। इससे पहले कि पुलिस आशुतोष राय को उठाने पहुंचती, उन्होंने उस कनेक्शन और उस चाबी को उठा लिया था जो आशुतोष को केस के साथ साफ साफ जोड़ रही थी। लेकिन क्या आशुतोष ने ही मर्डर किया था या माजरा कुछ और ही था जो इस केस की अनसुलझी कड़ी थी? इंस्पेक्टर साहब, सर कुछ तो बोलेगी भी आप? बोला तो आपका जयदेव जी, लिफाफे के अंदर जो चाबी थी, चिट्ठी थी, उनके बारे में। बैठिए आराम से, नाश्ता पानी करिए, तब तक हम बाकी कड़ियां लेकर आ रहे हैं। आप कहानी पूरी करें। शैलेश शर्मा, चलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो। क्या हुआ मैम, क्या बात है? रश्मि चौधरी मर्डर केस में एक ब्रेक थ्रू मिला है विक्रम जी। चाबी किसने दी थी? बोलो। आज के आज करना है, लैपटॉप मेरे हवाले करना, बाकी सारा सामान कहीं जला दो, कहीं फेंक दो, कुछ भी करना करो, लेकिन यहाँ लखनऊ में नहीं। शैलेश, 2 महीने पहले तुमने 8 लाख में फ्लैट लिया, 5 लाख का लोन था, लेकिन फ्लैट की मार्केट वैल्यू है 15 लाख, बाकी के 7 लाख शायद ब्लैक दिए होंगे। शैलेश, मयंक और राजू ने तेरे तक की कहानी बता दी, अब तुझे आगे की कहानी बतानी। तू शुरू हो जा वरना हम शुरू हो जाएंगे। मुझे 10 लाख मिले थे और राजू और मयंक को 50-50 हजार मिले थे। तुझे 10 लाख, उनको 50-50 हजार, 11 लाख, बाकी की 34 लाख। 34 लाख किस किस में बटे? सर कौन कौन शामिल थे मुझे नहीं पता, पर मुझे पैसे वकील आशुतोष राय ने दिए थे। हमने इस केस की सारी कड़ियां जोड़ी सिवाय से एक कड़ी की, शैलेश शर्मा, जो रश्मि चौधरी के ऑफिस में काम करता था। उसे भी रडार में लाते तुम तक 1 साल पहले ही पहुंच जाते। 1 साल से एक केस अनसुलझा रहा है इंस्पेक्टर। कितना जरूरी है कि वापस इस फाइल को दोबारा खोला जाए? हम बात कर सकते हैं? हाँ, जरूर बात होगी, लेकिन रश्मि चौधरी के कत्ल को लेकर। कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ और कितने लोग शामिल थे? 60 लाख? 60 लाख? अरे बड़ी मुश्किल से 60 पर मान गई है। देखो, तुम दोनों जानते हो ये केस तो मैं ही जीतूंगा, सिर्फ मेरा टाइम का नुकसान हो रहा है। इस केस की वजह से मेरे मौजूदा बिल्डर की दिलचस्पी जा सकती है। कुछ तो उपाय निकालो भाई, सबकी लाइफ खराब हो रही है। देखिए जयदेव जी, मेरे साथ तो 60 के नीचे नहीं जाएगी और आपके साथ तो 1 करोड़ के नीचे नहीं आएगी।
उसका बॉस है विक्रम। रश्मि उसे बहुत मानती है। आप अलग से मिलिए उसको, अपनी प्रॉब्लम समझाइए। अच्छा समझदार आदमी है, वो मना लेगा रश्मि को। इसमें आप भी ना जयदेव जी, आप भी तो समझदारी दिखाइए थोड़ा। तो प्लान यही था कि जैसे ही रश्मि को 45 लाख मिलेंगे तुम उसे मार डालोगे और सारे पैसे खुद रख लोगे। आशुतोष। हाँ इंस्पेक्टर, यही प्लान था और ऐसा ही हुआ। मैं छोटे मोटे केसेस लड़कर थक चुका था, हाथ में कुछ बचता ही नहीं था। और तुम्हें यहाँ जैकपॉट दिखा? बिल्कुल। देखिए, समझौता कितने में भी होता, मुझे तो 10% ही मिलने वाला था। वो भी रश्मि देती या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। तुमने विक्रम के थ्रू डील करवाने की सलाह दी जयदेव भल्ला को, क्यों? ताकि अगर कभी कोई कुछ गड़बड़ हो तो वो भी शक के दायरे में आए। मैं अपनी तरफ से क्लीन बना रहा। मैंने विक्रम के ऑफिस से शैलेश को भी खरीद लिया। और विक्रम ने मना लिया रश्मि को? हाँ, मना लिया 45 में। ये रहे तुम्हारे 45 लाख, गिन लो। विक्रम, मेरे वकील आशुतोष से ज्यादा भरोसा करती हो तुम पे। वो तो मुझे 25 पे सेटल करने के लिए कह रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से कम इतने तो मिले मुझे। आशुतोष जी, रश्मि को विक्रम जी ने पूरे 45 लाख कैश पकड़ा दिए। और मकान खाली कब कर रही है? कह तो रही थी कि जल्दी करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरा घर मिलने के पहले ये घर खाली करेगी। गुड। हम केस क्लोज करने की नॉर्मल सी बात कर रहे थे। पहले रश्मि को थोड़ा शक सा हुआ कि मैं शैलेश को साथ क्यों ले आया था। मैंने बात टाल दी और मौके का इंतजार किया। उसे तो खैर भनक तक नहीं थी कि क्या होने जा रहा है। मैं लाश को पटना ले गया और पीछे से शैलेश ने मकान साफ करवाया। शैलेश ने रश्मि के लैपटॉप से उसी के ईमेल एड्रेस से वो 2 ईमेल्स भेजे, एक मुझे, एक विक्रम को। मैंने आप लोगों को सब कुछ सच बता दिया। तुम्हारी वाइफ को मालूम है तुमने ये नया ऑफिस कैसे खरीदा? सर, क्यों एक बेचारी औरत का दिल और भरोसा तोड़ना चाहते हैं? कहिए, क्या कीमत लेंगे इस केस को सेटल करने की? काफी शातिर तरीके से प्लानिंग की थी आशुतोष ने। जब जयदेव अंकल ने कहा था कि लिफाफा छोड़ा एक चिट्ठी और चाबी के साथ, मैंने तब के तब कहा था दीदी के साथ कुछ गलत हुआ होगा। और इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, मेरा अपना एम्प्लॉय शैलेश। हाँ, ताकि शक तुम पर जाए। डील तुमने करवाई थी। सर, मुझे लगता है ये जयदेव अंकल शायद पहले से सब कुछ जानते थे। खुशबू, हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया। अब अगर आशुतोष कोई गेम खेलता है, जयदेव भल्ला का नाम लेता भी है, तब भी सबूत की जरूरत तो पड़ेगी। विक्रम जी, मुझे नहीं लगता कि दीदी ऐसी थी। ये ऐसे पैसों के पीछे ये गलत है, ये झूठ है ताकि दीदी को विलेन दिखा सके, ये पूरा केस उलझाने के लिए। ये तो मैं भी नहीं मान सकता कि रश्मि स्टिंग ऑपरेशन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए किया करती, चाहे वो प्रकाश सेठ की चूड़ियों की फैक्ट्री या उस लक्ष्मण कॉर्पोरेटर वाला स्टिंग। अगर उसके हाथ में कुछ भी ठोस लगता ना, तो सबसे पहले मुझे बताती। पता है, मुझे हमेशा से ये डर था कि एक ना एक दिन दीदी के साथ कुछ बुरा हो सकता है। और एक्सक्यूज मी। हाँ निखिल। खुशबू, मुझे पता चल गया कि रश्मि का असली गुनहगार कौन है। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है। लेकिन जब उससे बात नहीं हो पा रही थी तो सबसे पहले तुमने मुझे फोन किया था, तो अब क्यों नहीं? जस्ट शट अप निखिल। तुम तो चाहते थे मेरी दीदी को रास्ते से हटाना, किसी और ने हटा दिया। तुमसे ज्यादा खुश कोई और नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं है खुशबू, तुम अभी भी मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारी दीदी से मैंने कभी प्यार भी किया था, सच्चा प्यार। और एक बार दिल से किसी को चाहो ना, तो उसके बारे में इतना गलत कभी नहीं सोच सकते हो, कभी नहीं।
आशुतोष राय और शैलेश शर्मा पर रश्मि चौधरी के मर्डर का चार्ज लगा है और साथ ही सबूत मिटाने का चार्ज भी लगाया गया है। इस बात की तहकीकात चल रही है कि क्या जयदेव भल्ला रश्मि के कत्ल के बारे में जानता था और उसने ये बात पुलिस से छुपाई थी। पैसा लोगों से कुछ भी करवा सकता है, जो कल्पना के बाहर हो, सोच के बाहर हो, वो भी करवा सकता है। और ये बात शायद सच है, लेकिन ये भी सच है कि जुर्म के जरिए हासिल किया गया धन आखिरकार मुजरिम के सुख चैन को खरीद लेता है। जुर्म की प्लानिंग के वक्त, उसे अंजाम देने के बाद, पैसा हाथ लगने के बाद मुजरिम को यह महसूस होता होगा कि उसके जीवन में एक जैकपॉट लग रहा है या लग गया है। लेकिन गलत तरीके से लगा जैकपॉट कभी ना कभी कानून को मुजरिम के दरवाजे तक पहुंचा ही देता है। ये कोई पहला केस नहीं है जहां मर्डर इन्वेस्टिगेशन काफी वक्त तक अनसुलझी रही, जिसका ब्रेक थ्रू पूरे 1 साल बाद मिला और मुजरिम रोशनी में लाए गए। कुछ केसेस में तो और भी समय लगता है, कभी 10 साल तो कभी 20 साल तो कभी उससे भी ज्यादा समय, लेकिन केस हल तो होता ही है। ऐसा क्यों होता है? कर्मा की थ्योरी, नियति का लिखा, या फिर महज एक इत्तेफाक कि मुजरिम पकड़ा ही जाता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।